गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। आज जो है हम लोग कम से कम 300 प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, और फास्ट ट्रैक मोड में बनाएंगे और जल संसाधन को लेकर बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज वाला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में लिखा होता है छत्तीसगढ़ का उद्योग, ऊर्जा, जल और खनिज, ठीक है, ये लिखा होता है। तो उसमें जो है उद्योग, ऊर्जा और खनिज वाला टॉपिक है वो मैंने करा दिया था। और आज जो है हमको क्या करना है, तो आज हमको छत्तीसगढ़ में जल संसाधन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर नाला के संगम पर कौन सा घाट है। क्वेश्चन आपके सामने है कि इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर नाला के संगम पर कौन सा घाट है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं तुरंत जो है इस सेशन को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो फटाफट आंसर बताना है। चलिए, तो आंसर बताओ भाई, कब तक गुड मॉर्निंग करते रहोगे, फटाफट आंसर दो। अभी सोच ही रहे हैं, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूं। इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर नाला के संगम पर बस्तर का प्रयाग है। क्या है भाई? तो इसके संगम पर जो घाट है उसको बस्तर का प्रयाग कहा जाता है। और वो घाट जो है वो है ऑप्शन डी, चौड़ी घाट, ठीक है। वो घाट क्या है भाई? चौड़ी घाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा याद रखना कि संगनी घाट शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग जिले में है, तरी घाट खारून नदी के तट पर दुर्ग जिले में है, और चौड़ी घाट जिसको बस्तर का प्रयाग कहा जाता है इंद्रावती, मार्कंडे और आंजर नाला के संगम पर है। मनियारी नदी के तट पर मुंगेली जिला में कौन सा घाट है? फिर से आपके सामने क्वेश्चन है कि मनियारी नदी के तट पर मुंगेली जिले में कौन सा घाट है। चलो बता दो भाई, मुंगेली जिले में मनियारी नदी के तट पर कौन सा घाट है? ऑप्शन डी गलत है, ये शिव घाट। शिव घाट जो है वो मनियारी नदी के तट पर मुंगेली जिला में है, ठीक है। शिव घाट याद रखेंगे। शिव घाट मनियारी नदी के तट पर मुंगेली जिला में है। खर्रा घाट आगर नदी के तट पर मुंगेली जिला में है। छठ घाट अरपा नदी के तट पर बिलासपुर जिले में है। और महमरा घाट जो बोल रहे हैं वो शिवनाथ नदी के तट पर दुर्ग जिले में है। जो महमरा आप आंसर ले रहे थे वो मुंगेली में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव पाली उड़ीसा में कौन सी नदियों का संगम है? तो आप जानते हो महादेव पाली उड़ीसा मतलब हमारे यहाँ की कोई नदी है जो वहां जाकर महानदी से मिलती है। तो महानदी जो है महादेव पाली उड़ीसा में महानदी से जाकर कौन मिलती है? तो महादेव पाली उड़ीसा में महानदी से हमारे यहाँ के केलो नदी जाकर मिलती है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महानदी और केलो नदी। तो केलो नदी महानदी से जाकर मिलेगी और वहीं पर महादेव पाली है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा सोन नदी और बनास नदी के संगम पर ढेम्बा ग्राम, और इंद्रावती और नारंगी नदी के संगम पर बोदरागढ़ का किला है बस्तर में, और सबरी और सिलोरी नदी के संगम पर कुंटा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन भी याद रखना, पीडीएफ में रहेगा, है ना। महानदी और हसदेव नदी के संगम पर कौन सा स्थान है? तो आप जानते हो महानदी और हसदेव नदी, तो हसदेव नदी जहां पर महानदी से मिलती है वो स्थान जांजगीर चांपा है, और ये पड़ता है सिलादेही केरा में, ठीक है। क्या पड़ता है? सिलादेही केरा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लो। महानदी जहां हसदेव नदी जहां महानदी से मिलती है वहां पर उसके संगम पर सिलादेही केरा जांजगीर चांपा नामक स्थल है। मतलब एक तरफ केरा है, एक तरफ सिलादेही, इसलिए केरा सिलादेही पढ़ते हैं। अरपा शिवनाथ नदी के संगम पर मानिक चौरा है। अरपा नदी जहां पर शिवनाथ नदी पे जाकर मिलती है मानिक चौरा या मटियारी बिलासपुर है। और इंद्रावती जहां पर गोदावरी से जाकर मिलती है वो है भद्रगाली, बीजापुर का भद्रगाली। वैसे ही खारून नदी जहां पर शिवनाथ से जाकर मिलती है बलौदा बाजार में, वहां पर सोमनाथ शिव मंदिर है, सोमनाथ नामक जगह पड़ता है, ठीक है। तो ये सब संगम है, याद रखिएगा। भंवरसेन नामक स्थान किन नदियों के संगम पर है? ये भंवरसेन जो है वो कोरिया में है, और ये भंवरसेन नामक स्थान किन नदियों के संगम पर है? चलिए फटाफट बता दीजिए, भंवरसेन नामक स्थान जो है वो कौन सी नदियों के संगम पर है? बनास, गोपद, नेउर, महानदी, शिवनाथ, लीलागर, ये नदियां तो कोरिया में रहेंगी नहीं। इंद्रावती, कोटरी, निब्रा ये भी नहीं रहेंगी। तांदुला, भोथली, लोहार ये सब भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये महानदी हो गई, इंद्रावती हो गई, तांदुला हो गई, ये मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ की नदियां हैं। और बनास, गोपद और नेउर जो है ये उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां हैं। तो यहाँ पर ये भी हमको समझते हुए बना सकते थे, हम इस चीज को भी समझते हुए हम बना सकते थे। तो बनास, गोपद और नेउर
जो है इसके संगम पर भंवर सेन है, याद रखेंगे, बनास, गोपद और नेउर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ कुछ और याद रख लेना। बनास, गोपद, नेउर नदियों के संगम पर भंवर सेन, महानदी शिवनाथ लीलागढ़ के संगम पर देवरघटा है, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा नदियों के संगम पर, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा नदी जहां पर मिलती है, भामरागढ़, गढ़चिरौली और तांदुला, भोथली, लोहार जो ऑप्शन में था उसके संगम पर चौरेल ग्राम है। तो ये ऑप्शन में देख रहे थे ना, तांदुला, भोथली और लोहार, इन नदियों के संगम पर चौरेल ग्राम, ये संगम कहाँ है भाई, चौरेल ग्राम में है, बालोद में। ठीक है, और क्या देखे थे, इंद्रावती, कोटरी और निब्रा, इनके संगम पर भामरागढ़ है, और वैसी महानदी शिवनाथ लीलागढ़ नदी के संगम पर देवरघटा है, पामगढ़, जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, महानदी अपवाह तंत्र, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो आप जानते हो महानदी का विस्तार लगभग जो है वो 55% क्षेत्र में है, 55% क्षेत्र में है। एक्चुअल देखा जाए तो महानदी 56.15 है ना, 56 इंच का सीना लिए हुए महानदी जो है बह रही है छत्तीसगढ़ में। तो 56.15% इसका क्या है, क्षेत्र है, मतलब 77, इसको आप उसमें भी बोल सकते हो, लाख हेक्टेयर में भी बोल सकते हो, और डायरेक्ट भी बोल सकते हो, हजार में भी। ठीक है, तो 77,432 हेक्टेयर, 39,497 हेक्टेयर, 18,789, 1423, 759, ऐसे करके भी इसको याद रखते हैं। ठीक है, परसेंट जो है ये क्वेश्चन के साथ हमको याद हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 77 लाख हेक्टेयर जो है, 77.432 ये महानदी बेसिन का है। 5 बेसिन है हमारे यहाँ, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। सबसे बड़ा बेसिन जो है 56% के साथ महानदी है, सबसे छोटा बेसिन जो है 0.55%, इसको आधा बोल सकते हो। आधा का मतलब 0.5 होता है ना, और 0.55 का मतलब समझ लो, थोड़ा समझ ज्यादा है, तो 0.55 मतलब आधा बोल के इसको याद रख सकते हो कि आधे परसेंट के साथ जो है, आधे परसेंट के साथ जो है नर्मदा बेसिन जो है वो सबसे छोटा बेसिन है छत्तीसगढ़ का। ठीक है भाई, याद रखना, आधा परसेंट के साथ साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें तो वैसे भी आपको याद होंगी, ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में भी आएंगे। 28.64% गोदावरी के बेसिन का है, 13.63, ये बढ़िया है याद करना, 13.63 सोनगंगा का है, 1% ब्राह्मणी का है, 1.03, 1% ब्राह्मणी का है, और आधा परसेंट नर्मदा बेसिन का है। महानदी शिवनाथ दोआब निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो महानदी शिवनाथ दोआब जो है वो रायपुर दुर्ग जिले में पड़ता है, क्योंकि रायपुर के इस तरफ है ना, रायपुर के इस तरफ महानदी बह रही है और दुर्ग के इस तरफ क्या बह रही है, शिवनाथ नदी। तो दोनों के बीच में रायपुर और दुर्ग पड़ता है, तो दोनों नदियों के बीच का हिस्सा पूछ रहा है, दोआब मतलब उसके बीच का हिस्सा, तो रायपुर दुर्ग, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है? तो अभी आपने पढ़ा कि 56.15% के साथ महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, और इसका क्षेत्रफल 77.432 लाख हेक्टेयर है। सिहावा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हो सिहावा पहाड़ी में फरसिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम होता है, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, महानदी का उद्गम। नेक्स्ट, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा माना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा हम किसको कहते हैं भाई? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा हम महानदी को कहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा हम किसको कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है महानदी। नेक्स्ट, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो जैसे पूरे भारत में सबसे बड़ी नदी और सबसे पवित्र नदी गंगा है, तो उसी तरह छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पवित्र नदी कौन सी है? महानदी है, तो हम इसको क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की गंगा कहेंगे, ये हमारे यहाँ की बड़ी नदी है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इस राज्य में राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस राज्य की हम बात करें तो राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछे राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो आप क्या आंसर लोगे? चलो भाई जल्दी से बता दो, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, ओके। राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी है, इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है और कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है भाई? तो कुल लंबाई 858 किलोमीटर के साथ ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी आएगा, है ना। सबसे बड़ी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो 77.432 लाख हेक्टेयर है। महानदी का और अन्य नाम क्या है? शनि, स्वर्णरेखा, चित्रोत्पला या मंदाकिनी? तो आप जानते हो महानदी को अलग अलग समय में अलग अलग कहा जाता था। जैसे वायु पुराण में इसको नीलोत्पला कहा गया है, वायु पुराण में, और सतयुग में क्या कहा गया है? नीलोत्पला कहा गया है, ठीक है। और आप जानते हो ऊपर की ओर देखोगे वायु की ओर तो नीला नीला दिखता है, तो उसी से याद रखना होता है कि वायु पुराण में क्या कहा गया है? नीलोत्पला। सतयुग और वायु पुराण में नीलोत्पला कहा गया है, और प्राचीन समय में इसको चित्रोत्पला भी कहा गया है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, चित्रोत्पला। नेक्स्ट, वह कौन सी नदी है जिसे पहले चित्रोत्पला कहा जाता था? तो इसका आंसर आएगा महानदी। महानदी को पहले चित्रोत्पला कहा जाता था। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस में मिलता है? तो अभी मैंने बताया नीला नीला क्या दिखता है भाई? हवा जो है वो नीला नीला दिखता है, वायु जो है वो नीला नीला दिखता है, आसमान जो है हमको नीला नीला दिखता है। तो सीधी सी बात है, क्या आंसर लेंगे आप? तो आप आंसर लेंगे वायु पुराण। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला जो है वो वायु पुराण में है। महानदी का पौराणिक नाम जो है नीलोत्पला वो वायु पुराण में है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो याद रखेंगे महाभारत में महानदी को कुछ भी ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि महाभारत में महानदी को इन नामों से पुकारा जाता था, क्योंकि महाभारत काल में महानदी का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। महाभारत में महानदी का साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए आप किसी नाम से नहीं पुकार सकते। राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी नदियां मिलती हैं? तो राजिम जान रहे हो, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बस्तर का प्रयाग पढ़ाया था, याद करो। पहले क्वेश्चन में ही शायद मैंने, हाँ पहले क्वेश्चन में ही बस्तर का प्रयाग बताया था, है ना। कमेंट करके तुरंत बताओ, बस्तर का प्रयाग जो मैंने पढ़ाया था, बस्तर का प्रयाग किसको कहते हैं? कौन से घाट को कहते हैं? बस्तर का प्रयाग कौन से घाट को कहते हैं? बता दो भाई, बस्तर का प्रयाग कौन से घाट को कहा जाता है? ठीक है, बस्तर का प्रयाग कौन से घाट को कहा जाता है? चौड़ी घाट, वेरी गुड। और वैसे राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीन नदियों का संगम है। महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीन नदियों का क्या है भाई? संगम है। कहाँ? राजिम में, ठीक है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है इसको। किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? तो अभी आपने पढ़ा राजिम, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और राजिम में जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है, याद रखना, राजिम में जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है ये पंचकोशी यात्रा का केंद्र है। तो राजिम में जो कुलेश्वर महादेव का मंदिर है ये पंचकोशी यात्रा का केंद्र है। और याद रखना, इसी को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि राजिम स्थित पंचकोशी यात्रा का केंद्र कौन सा महादेव है? 5 कोश में 5 महादेव है, लेकिन केंद्र में कौन सा है? तो कुलेश्वर है। याद रखना, कुलेश्वर महादेव का मंदिर। छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, तो आप जानते हो ऐसा कौन सा शहर है भाई? राजिम है, जहां पर 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर। आज हम लोग जल संसाधन बिल्कुल खतरनाक तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज मैं आपको ना अपवाह तंत्र के साथ साथ सिंचाई संसाधन भी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप फास्ट ट्रैक आंसर दोगे जल्दी जल्दी, मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी दोगे ना, तो आज मैं आपको सिंचाई संसाधन भी साथ में कंप्लीट करा दूंगा, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर है? क्वेश्चन है आपके पास अगला, महानदी, शिवनाथ और जोंक के संगम पर कौन सा शहर है? चलो बता दो आंसर। शिवरी नारायण, राजिम, नांदघाट या दंतेवाड़ा? ब्लर हो रहा है सच में, देखता हूं।
नहीं तो होना चाहिए वैसे ब्लर। नहीं ओके है भाई, सब चीज तो ओके लग रहा है मेरे को। अभी क्लियर है, ओके ठीक है। अभी कोई दिक्कत आएगा इस बार तो बताना, ठीक है। फास्ट ट्रैक मोड में करते हैं भाई, टाइम कम है हमारे पास, है ना। तो आंसर आएगा आपका शिवरी नारायण। आप लोग जो आंसर ले रहे हो क्या है भाई, शिवरी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जानते हो जो शिवरी नारायण है वहां पर माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन को जगन्नाथपुरी धाम के समतुल्य माना जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा है, जय माता दी, मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, ठीक है, याद रखेंगे चंद्रहासिनी माता का मंदिर। जल्दी जल्दी चंद्रहासिनी माता के मंदिर के लिए एक बार जय माता दी कमेंट कर दो भाई। तो शक्ति जिला के चंद्रपुर में महानदी और मान नदी के संगम पर चंद्रहासिनी माता का मंदिर है, ये एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। गंधेश्वर महादेव मंदिर, गंधेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है, खारून पैरी महानदी। अब देखो गंधेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है भाई, तो ये सिरपुर में, और सिरपुर किस नदी के तट पर है, महानदी के तट पर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी महानदी, ठीक है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर, इसका जीर्णोद्धार भोसला शासक चिमड़ाजी भोसले ने करवाया था, ठीक है, याद रखेंगे, महासमुंद जिले में सिरपुर में है। कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, तो सबसे नीचे क्या आएगा, तो सबसे नीचे राजिम आएगा, गरियाबंद जिले में राजिम आएगा, राजिम के ऊपर सिरपुर, सिरपुर के ऊपर पलारी, और पलारी के ऊपर शिवरी नारायण, है ना। शिवरी नारायण सबसे ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि वो जांजगीर चांपा जिले में, पलारी बलौदाबाजार जिले में, बलौदाबाजार नीचे जिले के नीचे महासमुंद है जिसमें सिरपुर पड़ेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, गरियाबंद, उसके ऊपर महासमुंद है, उसके ऊपर बलौदाबाजार है, उसके ऊपर जांजगीर चांपा है। तो ऐसे आप क्रम अगर जमाओ तो दक्षिण से उत्तर बोला है, मतलब साउथ टू नॉर्थ बोला है, मतलब नीचे से ऊपर आने के लिए बोला है, ठीक है। क्या बोला है, नीचे से ऊपर आने के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम, चलो महानदी के उत्तरी भाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही है, जल्दी से बताओ आंसर। केलो, बोराई, मांड, हसदेव, केलो, मांड, बोराई, हसदेव, बोराई, केलो, हसदेव, मांड, केलो, हसदेव, मांड, बोराई है, ये लोराई नहीं है भाई, दिस इज बोराई। पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ रहा है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाना है। तो सबसे पहले तो केलो पड़ेगा, केलो के बाद मांड पड़ेगा, मांड के बाद बोराई पड़ेगा, फिर हसदेव पड़ेगा, ठीक है। केलो, मांड, बोराई और हसदेव, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं बताओ। केलो, मांड, बोराई, हसदेव। अब इसको समझाए बिना आगे चले जाऊंगा ना तो मेरा मन नहीं मानेगा, समझो, है ना। इसको समझाए बिना आगे चले गया ना तो मेरा मन नहीं मानेगा, इसलिए 2 मिनट का समय दो, इसको बना ही देता हूं मैं, ठीक है। ये रही आपकी क्या, महानदी, ठीक है। कौन सी नदी है भाई, तो ये है आपका महानदी, ठीक है। और महानदी में इस तरफ से आ रही है कौन सी नदी, शिवनाथ, ये क्या है, शिवनाथ है, ठीक है, ये शिवनाथ है। अरपा, मनियारी, अरपा, लीलागर, ये यहाँ पे आके मिलेगी, उसके बाद यहाँ पर आएगा ये हसदेव नदी, ये एच लिख दे रहा हूँ हसदेव के लिए, ठीक है। हसदेव के बाद आएगा बोराई नदी, फिर मांड नदी, और उसके बाद ये रहा आपका केलो नदी, ठीक है। तो ये बना लेना भाई, हसदेव, बोराई, मांड, केलो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों में से कौन सा महानदी के किनारे नहीं बसा है, रायगढ़, सिरपुर, शिवरी नारायण और रायजिम, इसमें से कौन सा महानदी के किनारे नहीं है। तो आप जानते हो इसमें से, जल्दी आंसर बताओ, इसमें से कौन महानदी के किनारे नहीं बसा है, रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ जो है वो केलो नदी के किनारे है। रायगढ़ कहाँ है भाई, तो रायगढ़ जो है वो केलो नदी के किनारे है। नेक्स्ट, शिवनाथ नदी निम्न में से किसकी एक सहायक नदी है, तो अभी मैंने बताया शिवनाथ जाकर किस में मिलती है, महानदी में मिलती है, अभी मैंने पढ़ाया ना।
शिवनाथ जाकर महानदी में मिलती है और इसके दक्षिण से खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, ऐसे रटने से नहीं होगा, उसको बनाना पड़ेगा मैप में। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल क्या है भाई? तो गढ़चिरौली की पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में, ये शिवनाथ नदी का उद्गम स्थान है। गढ़चिरौली की पहाड़ी याद रखेंगे, महाराष्ट्र, ठीक है। ये प्रवाहित होकर पानाबरस पहाड़ी तक आती है और इसके बाद ये छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ के 36 किलो को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? देखो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो महानदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटना, 18 गढ़ के में बांटने का काम किसने किया था? तो शिवनाथ नदी ने किया है। किसने किया है? शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ है, शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ है, ठीक है ना। ऊपर का 18 गढ़ रतनपुर के गलचूरी, नीचे का 18 गढ़ रायपुर के गलचूरियों के पास थे। छत्तीसगढ़ के नाम की व्युत्पत्ति एक नदी पर स्थित 36 किलो से हुई है, जिसमें 18 किले उस नदी के उत्तर में थे, 18 किले उस नदी के दक्षिण में थे। उस नदी का नाम क्या है भाई? शिवनाथ। उस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ। आपको क्वेश्चन भी थोड़ा फास्ट पढ़ना है। नांद घाट किस नदी के किनारे है? चलो क्वेश्चन है, बताओ। नांद घाट किस नदी के किनारे है? जल्दी से आंसर बोल दो भाई। नांद घाट किस नदी के किनारे है? खारून नदी किनारे। किस जिले में है ये बता दो अब। गलत। इतने सारे लोग बी आंसर बता रहे हो, शर्म करो भाई। नांद घाट शिवनाथ नदी के किनारे। नांद घाट जो है वो शिवनाथ नदी के किनारे है और यहाँ पर हाफ सक्रिय नदी आकर मिलती है। ऐसा शिवनाथ नदी बह रही है ना, तो हाफ नदी और सक्रिय नदी आकर मिलती है, वहीं पर नांद घाट है। हाफ सक्रिय है ना, और शिवनाथ नदियों के संगम पर है नांद घाट, ठीक है। नांद घाट हाफ सक्रिय और शिवनाथ नदी के संगम पर है। अभी भी आंसर बता रहे हो। ऐसे कैसे बनेगा भाई? ये नांद घाट की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? नांद घाट की बात हो रही है। बेमेतरा जिले में है नांद घाट, गिधवा पक्षी विहार। शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी, तो अब इसमें से लंबाई देख लो, लीलागढ़ का ही सबसे ज्यादा है 135 किलोमीटर, तो यही आंसर होगा। लीलागढ़ सबसे ज्यादा होगी लंबी 135 किलोमीटर के साथ। बताओ खारून नदी की लंबाई कितनी है, तांदुला नदी की लंबाई कितनी है और अरपा नदी की लंबाई कितनी है? खारून, तांदुला और अरपा, ये तीनों का नदी का लंबाई बताओ भाई। खारून, तांदुला और अरपा, ये तीनों नदी की लंबाई बता दो, मजा आ जाएगा। खारून, तंदुला, खारून का 120, तांदुला 64 और अरपा नदी बता दो भाई। अरपा नदी का 100, खारून का, तांदुला 64 किलोमीटर, खारून 120 किलोमीटर लंबाई है, याद रखना। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा हुआ? इसमें सबसे ज्यादा लंबा हुआ लीलागढ़ नदी, तो लीलागढ़ नदी ही सबसे लंबी नदी होगी ना, फिर बताओ होगी ना लीलागढ़ नदी। तो ये आंकड़े याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो आप सभी जानते हो जो मनियारी नदी है वो जाकर किस में आकर मिलती है? शिवनाथ नदी में, ठीक है। अब 1 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का। ये देखो, ये शिवनाथ नदी थी, इसी शिवनाथ नदी में मैंने बोला कि मनियारी, अरपा और लीलागढ़ है ना। मनियारी, अरपा और लीलागढ़, ये तीनों नदियां आकर मिलती है। मनियारी, अरपा और लीलागढ़ याद रखना। मनियारी 134 किलोमीटर है, अरपा 100 किलोमीटर है, लीलागढ़ 135 किलोमीटर है। तो 134, 100 और 135, तो शिवनाथ नदी में आके मिलती है मनियारी, अरपा और लीलागढ़ नदी, ये शिवनाथ नदी में आकर मिलते हैं। और हसदेव नदी से याद रखना, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ये जो है ये वाला नदी है महानदी में। शिवनाथ खुद आकर महानदी में मिलती है, ठीक है। तो नदियों को मैंने इतना सीधा बनाया, वो इतना सीधा नहीं है लेकिन याद करने की दृष्टि से अच्छा है। तो मनियारी नदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी की। तालागांव किस नदी के तट पर है? तो आप जानते हो तालागांव प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तालागांव, ये है कहाँ गया भाई? मनियारी नदी के तट पर।
ताला गांव कहाँ है भाई? तो मनियारी नदी के तट पर है। इसको अमेरी कापा गांव भी कहते हैं। ताला गांव को अमेरी कापा गांव भी कहते हैं, याद रखना। ये मनियारी नदी के तट पर है। यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है और रुद्र शिव की प्रतिमा है। देवरानी जेठानी का मंदिर है और रुद्र शिव की प्रतिमा है। नेक्स्ट, तांदुला और खरखरा नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तांदुला और खरखरा नीचे से जाकर किस में मिलेंगी? शिवनाथ में जाकर मिल जाएंगी। तांदुला और खरखरा जो है वो नीचे से जाकर शिवनाथ में मिल जाएंगी। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। ऐसे देखो, ये शिवनाथ नदी है तो यहीं पर समझना, खरखरा, रुको कलर बदलते हैं, ये तो मिक्स हो जाएगा, है ना भाई। ये रही आपकी खरखरा नदी, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका तांदुला नदी, ठीक है। उसके बाद ये रहा आपका खारून नदी, खारून, और उसके बाद ये रहा आपका जमुनिया। तो चार नीचे से याद रख लेना, लेकिन ये चारों देखो कहां जा रहे हैं? शिवनाथ नदी में। खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनिया, ठीक है। खरखरा में खरखरा डैम, तांदुला में तांदुला डैम, ठीक है, ये याद रखना है। खारून नदी के तट पर तरी घाट, तरी घाट, महादेव घाट, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सब शिवनाथ नदी की ही सहायक नदियां हैं। ये मैप याद रखोगे ना, मैंने पढ़ाया भी है वैसे मैपिंग के माध्यम से, तो याद भी रहता है, ऐसा नहीं है याद नहीं होगा। तो याद रखना, तांदुला खरखरा दोनों ही शिवनाथ नदी की सहायक नदी। तांदुला, खरखरा, खारून और जमुनिया तीनों नीचे से, चारों नीचे से जाकर शिवनाथ में मिलती है। खालिस्तान का उद्गम कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील की पहाड़ियों में हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, आराम से बनाओ और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है। आज जो है भूख जल्दी लग गया बताए, तो मैं जो है जल्दी क्लास लेकर आ गया, क्योंकि जब तक क्लास नहीं लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करना है, बताए, ऐसा संकल्प है भाई मेरा, ठीक है। तो पहले क्लास, पहले काम, उसके बाद अन्न ग्रहण करना है ऐसा, क्योंकि वो खाना खा लेने के बाद तो नींद आ जाएगा, है ना भाई। इसीलिए ना आप भी ऐसा टारगेट बनाकर रखा करो कि सुबह जो, मतलब जो लेट नाइट स्टडी करते हैं वो सुबह कम से कम 8-9 बजे तक तो उठ ही जाए, 10 बजे तक, और जो रात को जल्दी सो जाते हैं 10 बजे, वो सुबह 4 बजे उठकर कम से कम 4-5 घंटा पढ़ ले पहले, उसके बाद ही नाश्ता पानी हो भाई, ठीक है। और नाश्ता पानी में स्टूडेंट लाइफ में खास करके ध्यान रखना होता है कि जो नाश्ता पानी है वो उसमें जो है ऑयली ऑयली नहीं खाना है भाई, मस्त ऑयली ऑयली खाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाश्ता पानी में क्या लेना होता है, बस रात को सोते समय चना फल्ली और वो सब होता है ना, कुछ कुछ स्प्राउट, वो सब क्या है फुला के रख दिए रहो और सुबह उसी का नाश्ता बनाया करो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि बताइए कांकेर के जिले के भानु प्रतापपुर के तहसील के पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? तो आंसर होगा तांदुला नदी। नेक्स्ट, इसी पे तांदुला डैम भी है, तांदुला नदी पे। शिवनाथ और खारून नदी का संगम किस स्थान पे? आप जानते हो खारून नदी जहां पर शिवनाथ में जाकर मिलती है वो बलौदा बाजार पड़ता है, और वहां पर सोमनाथ शिव मंदिर है। क्या है भाई? सोमनाथ शिव मंदिर। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी है, इसमें से कौन सी? खारून। ये सब नहीं है, क्योंकि ये सब जो है महानदी की सहायक नदी है। खारून शिवनाथ की सहायक नदी है, अभी तो पढ़े हम। खारून नदी की लंबाई 120 किलोमीटर है। ये बालोद, संजारी बालोद के पटेचुआ पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। रायपुर इसके तट पर है। इसके तट पर प्रतिवर्ष महादेव घाट का मेला कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। याद रखना, अगर पूछ लेगा कि महादेव घाट का मेला कब लगता है तो माघ पूर्णिमा आंसर मत ले लेना, कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, ये याद रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी के तट पर रायपुर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा खारून नदी के तट पर आपका क्या है? रायपुर है। खारून नदी के तट पर क्या है जी? तो खारून नदी के तट पर ही है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो अभी पढ़े हमने कि महादेव घाट जो है वो खारून नदी के तट पर है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अरपा नदी का उद्गम स्थल, तो आप जानते हो अरपा नदी जो है पेंड्रा लोरमी के पठार से इसका उद्गम होता है और खोंडरी खोंगसरा नामक जगह से, ठीक है। कहां से भाई? तो खोंडरी खोंगसरा नामक जगह से अरपा नदी का उद्गम होता है, जो कि पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। जो कि कहां है भाई? पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो भाई, अरपा नदी की लंबाई कितनी है, तो अरपा नदी की लंबाई 100 किलोमीटर है, ठीक है, और ये मानिक चौरा के पास जाकर शिवनाथ नदी में मिल जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो आप सभी जानते हो, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के मध्य से अरपा नदी गुजरती है। तो बिलासपुर वालों, आप जानते ही हो यहां से कौन सी नदी गुजरती है भाई, तो यहां से अरपा नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीलागर, खरखरा, खारून और जमुनिया ये छत्तीसगढ़ में किसकी सहायक नदी है, तो लीलागर ऊपर से आ रही है, मनियारी, अरपा, लीलागर मैंने पढ़ाया था, और नीचे से खरखरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। तो ये सब जो है शिवनाथ की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है भाई, शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। कौन शिवनाथ नदी की एक सहायक नदी नहीं है इसमें से, तो मनियारी है, लीलागर है, अरपा है, सबरी नहीं है, क्योंकि सबरी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सबरी जो है वो कोंटा तहसील के पास, मतलब सुकमा जिले में बहती है, और नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे बह रही है ना सबरी नदी, पढ़े तो होंगे मैप में, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आप जानते हो हसदेव की सबसे लंबी सहायक नदी तान, गेज, बामनी, चोरनई, ये नदी के वो जानते हो, चोरनई नदी पे ही देवपहरी जलप्रपात है, देवपहरी पिकनिक स्पॉट या देवपहरी जलप्रपात, ठीक है। तो याद रखना, इस नदी पर देवपहरी जलप्रपात तो है, लेकिन ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है। सबसे लंबी सहायक नदी ऑप्शन बी, वेरी गुड, गेज नदी, टाइप करके बता रहे हो, बहुत बढ़िया। तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो गेज नदी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी की सहायक नदी हसदेव है, तो आप जानते हो हसदेव जाकर अपना पानी किसमें डाल देगी भाई, महानदी में। हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ये क्रम है, याद रखना, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है, तो आप जानते हो देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वतमाला, सोनहत पठार, इससे हसदेव नदी की उद्गम होती है ना। हसदो नदी ये विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है। किस नदी के तट पर कोरबा नगर स्थित है ना भाई, तो मेरा शहर कोरबा शहर, ये जो है हसदेव नदी के तट पर है। चांपा भी हसदेव नदी के तट पर है, पीथमपुर भी हसदेव नदी के तट पर है, याद रखिएगा। चांपा किस नदी के तट पर है, तो क्वेश्चन आ गया आपका, चांपा भी जो है वो हसदेव नदी के तट पर है। छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर है, तो अभी बताया मैंने, कोरबा, चांपा और पीथमपुर, याद रखिएगा, हसदेव नदी के तट पर है। पीथमपुर में एक महादेव भी है, उसको भी याद करना पड़ता है। कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है, तो इसमें से ताप्ती हमारे यहाँ नहीं बहती, कृष्णा, मंजीरा, ये सब नदी हमारे यहाँ नहीं बहती। तो हमारे यहाँ कौन सी नदी बह रही है, तो हसदेव नदी हमारे यहाँ बहती है, तो ये हमारे यहाँ की प्रमुख नदी हो जाएगी। मांड नदी का उद्गम कहां से होता था, आप जानते हो, म से मांड और म से मैनपाट, याद रखना, म से मांड नदी और म से मैनपाट से इसका उद्गम होता है। तो मांड नदी का उद्गम मैनपाट से होता है ना। मैनपाट में कहां से, तो बंदरकोट से। मैनपाट में भी कहां से, तो बंदरकोट से, और ये चंदरपुर में महानदी से मिल जाती है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो इस नदी पर सरभंजा जलप्रपात है, याद रखना। मैनपाट, म से मैनपाट, म से मांड, मैनपाट से मांड नदी निकलती है, उस पर सरभंजा जलप्रपात है। और मांड नदी कहां से निकलती है मैनपाट में, बंदरकोट से। राकामाड़ा, भालूमाड़ा, बंदरकोट, ये सब याद करो, पढ़ाया था मैं। 5 प्रकार की गुफाएं, 5 प्रकार की घाटियां, 5 प्रकार के पर्वत, ये सारी चीजें मैनपाट को स्पेशली आपको पढ़ाया मैंने सरगुजा जिले के मैपिंग में। रायगढ़ शहर किस नदी के तट पर है, तो रायगढ़ है केलो नदी के तट पर, जिस पर केलो डैम है, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहते हैं, ठीक है, जिसको दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहते हैं, याद रखना। रायगढ़ जो है केलो नदी के तट पर है, इसमें जो डैम है इसी को दिलीप सिंह, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। केलो नदी का उद्गम कहां से होता है, तो केलो नदी का उद्गम होता है लुड़ेक की पहाड़ी, है ना, लुड़ेक की पहाड़ियों से होता है। तो रायगढ़ जिले में स्थित लुड़ेक की पहाड़ी से केलो नदी का उद्गम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंक नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप जान रहे हो जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा का पठार, उड़ीसा बॉर्डर, ठीक है, सोनबेरा का पठार, गरियाबंद, उड़ीसा बॉर्डर पे, याद रखना, जोंक नदी का उद्गम होता है ना। जोंक नदी का उद्गम कहां से होता है भाई, तो जोंक नदी का उद्गम सोनबेरा का पठार, याद रखेंगे। जोंक नदी मतलब सोनबेरा का पठार, उड़ीसा, ठीक है। जोंक नदी, सोनबेरा का पठार, गौरागढ़ की पहाड़ी, है ना, गौरागढ़ की पहाड़ी से यह एंटर होता है। इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में है, और सोनबेरा का पठार जो है गरियाबंद महासमुंद में भी है। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है,
तो आप जानते हो ऐसे महानदी बह रही है, इधर से जोंक आ जाती है, इधर से शिवनाथ नदी, ना यहाँ पे शिवरी नारायण पड़ता है। तो जोंक आकर किसमें मिल रही है, तो ये बीच वाली नदी कौन सी है, महानदी। तो जोंक जाकर किसमें मिल जाएगी, महानदी में जाकर मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, जोंक नदी, याद रखना इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर है ना, याद रखना जोंक नदी की कुल लंबाई जो है वो 210 किलोमीटर है। ये मैं छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा का मिलाकर बता रहा हूं। ठीक है, तो जोंक नदी की कुल लंबाई 210 किलोमीटर, दिमाग में सेट रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट, खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थान है, तो आप जानते हो खुर्जा पहाड़ी, देखो पंडरा पाट के बखोना चोटी से, ना से कन्हार में भी ना आ रहा है, तो बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है, तो जो बच गया वो ईब नदी खुर्जा पहाड़ी से होगी, है ना। तो पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है, जसपुर में है ये। कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो यहां पर छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो है महानदी, क्योंकि इसका उद्गम सिहावा पर्वत धमतरी में है। ठीक है, खालिस्तान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़े मात्रा में सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी बेसिन 56% के साथ, या 77.432 लाख हेक्टेयर के साथ महानदी बेसिन है ना, 56.15% है, मतलब आधे से ज्यादा भाग में महानदी बेसिन है। शिवनाथ, पैरी और हसदेव किस नदी की सहायक नदी है, तो शिवनाथ हो, पैरी हो, हसदेव हो, ये सब जाकर किस नदी में मिलते हैं, तो ये लोग जाकर महानदी में मिलते हैं। किस में मिलते हैं भाई, महानदी में मिलते हैं। नेक्स्ट, इसमें से महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो ये तीनों देखो, ये तीनों शिवनाथ की सहायक नदी है। जो खारून है, जो मनियारी है, जो अरपा है, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है, शिवनाथ की सहायक नदी है। केलो जो है वो महानदी की सहायक नदी है, हालांकि ये उड़ीसा में जाकर महानदी में मिलती है, महादेव पाली के पास। क्वेश्चन कराया मैंने। इस राज्य में मनियारी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो मनियारी जो है वो जाकर मनियारी अरपा लीलागर, ऊपर से मनियारी अरपा लीलागर शिवनाथ की सहायक नदी है। मॉडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो कि किस नदी की सहायक नदी है, तो बताओ सिलियारी नदी, जिस पर मॉडम सिल्ली डैम है, ये सिलियारी नदी जाकर किस में मिलती है, तो सिलियारी नदी जाकर मिलती है महानदी में। सिलियारी नदी जाकर किस में मिलती है भाई, तो ये जाकर मिलती है महानदी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी नहीं है, जोंक है, शिवनाथ है, जोंक है, पैरी है, इंद्रावती नहीं है, क्योंकि इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है भाई, गोदावरी की सहायक नदी है। देखो आज का क्लास जो है ना वो फास्ट फॉरवर्ड वाला क्लास है, ठीक है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप जो है, और भी मैंने अपवाह तंत्र पहले पढ़ाया तो उसमें बढ़िया एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है, तो उससे भी देख सकते हो। लेकिन अब क्या है ना, एग्जाम का टाइम है, तो इस समय हम लोग थोड़ा क्वेश्चन फास्ट ट्रैक ही करेंगे। अगर स्लो स्लो चलेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा बता दो। निम्न में से महानदी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ईब है, जोंक है, हसदो है, अरपा नहीं है, क्योंकि अरपा जो है मनियारी अरपा लीलागर ये तीनों शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी अरपा लीलागर ये तीनों शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। बताइए महानदी की सहायक नदी है इसमें से, तो महानदी में आगे शिवनाथ मिलती है, हसदो मिलती है, ये दोनों नहीं। क्यों, बस आंसर होगा। क्यों भाई, क्योंकि इंद्रावती और सबरी ये दोनों नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां है भाई, गोदावरी। छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित प्रमुख नदियां हैं, तो मैदानी हिस्सों में महानदी बहती है, हसदेव बहती है, शिवनाथ बहती है, इंद्रावती नहीं है ना। तो याद रखना अ, ब और स, ठीक है, सॉरी छत्तीसगढ़ का मैदान बोला है तो आप महानदी और शिवनाथ भी ले सकते केवल, ठीक है, केवल क्या ले सकते हो, महानदी और शिवनाथ भी आंसर ले सकते हो। इंद्रावती भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है और हसदेव नदी भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, हालांकि थोड़ा बहुत हसदेव नदी जो है वो मैदान बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में भी बहती है। चलो अ ब स का ऑप्शन होगा तो ठीक मार देंगे, लेकिन दो ही आंसर चुनना तो लेंगे हम अ और स, मतलब ऑप्शन सी लेंगे।
हसदेव को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही है वो भी। हसदेव पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में प्रवाहित होती है और इंद्रावती दंडकारण्य के पठार में। मैदानी क्षेत्र में महानदी और शिवनाथ है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, सही। पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है, गलत। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। कथन सही पर कारण गलत, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में यही एकमात्र नदी नहीं है, बहुत सारी नदियां हैं। तो कथन सही, कारण गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था से निम्न कथन संबंधित है। कौन कौन से कथन संबंधित है महानदी अपवाह व्यवस्था से? महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हसदेव और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां, तीनों ही सही। 1 2 3 तीनों सही है भाई। कूट वाले तीनों ही प्रश्न हमारे क्या मिल गए? सही मिल गए हमको। नेक्स्ट, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करना पड़ता है? तो रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर आपको कौन सी नदी को 2 बार पार करना होता है? तो रेल मार्ग की अगर बात करें हम, तो शिवनाथ नदी को हमको 2 बार पार करना होता है। रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को हम 2 बार पार करते हैं। नेक्स्ट, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? तो आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में गोदावरी नीचे बह रही है। नीचे का मतलब क्या होगा? दक्षिण भाग में, ठीक है। नीचे दक्षिण, ऊपर का उत्तर कहलाता है, इधर सामने का पूर्व और पीछे का पश्चिम कहलाता है। तो नीचे अगर गोदावरी नदी बह रही है तो ये दक्षिणी कहलाएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर महानदी है, दूसरे स्थान पर गोदावरी है। पहले स्थान पर महानदी है और दूसरे स्थान पर गोदावरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे प्रमुख नदी जो है ना, जो छत्तीसगढ़ से है, वो है इंद्रावती नदी। याद रखना, छत्तीसगढ़ में गोदावरी बेसिन का सबसे प्रमुख नदी जो है वो इंद्रावती नदी है, ठीक है। गोदावरी बेसिन का सबसे प्रमुख नदी जो है वो इंद्रावती बेसिन है, याद रखना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चले, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती किस क्रम की नदी है? तो इंद्रावती किसकी सहायक नदी है बता दो फटाक से, तो आंसर आपको भी मिल जाएगा, है ना। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तुरंत बता दो भाई। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? चलो फटाक से बता दो, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो आप जानते हो इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी। अच्छा फटाफट कमेंट करके बताओ, इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? इंद्रावती नदी की लंबाई बता दो फटाक से। बस्तर की जीवन रेखा हम किसे कहते हैं? तो आप जानते हो, जैसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो है महानदी है, वैसी बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती है, वैसी सरगुजा की जीवन रेखा जो है वो रिहंद नदी है, ठीक है। सरगुजा की जीवन रेखा क्या है भाई? तो रिहंद नदी है, ठीक है। याद रखना, सरगुजा की जीवन रेखा क्या है? तो रिहंद नदी है, ठीक है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी है, ठीक है। चलो, तो सरगुजा की जीवन रेखा क्या है भाई? रिहंद नदी है। नेक्स्ट, इंद्रावती नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इंद्रावती नदी को प्राचीन समय में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से भाई? तो मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था इंद्रावती नदी को, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता था? मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम है, याद रखना। इंद्रावती के नदी के तट पर जगदलपुर तो है ही है, साथ में बारसूर और भोपालपट्टनम को याद रखना। जगदलपुर शहर किस नदी के तट पर है? तो जगदलपुर शहर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर है, याद रखना। जगदलपुर शहर जो है वो इंद्रावती नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो आप जानते हो महानदी हमारे यहाँ ही उद्गम होता है। ईब नदी का भी पंडरापाट से उद्गम होता है। पैरी नदी का भी हमारे यहाँ जो है भात्रीगढ़ की पहाड़ी से होता है। हाफ नदी कवर्धा, मैकल पर्वत श्रेणी। बस एक इंद्रावती नदी है जिसका उद्गम हमारे यहाँ से नहीं होता, क्योंकि इसका उद्गम मुंगेर पहाड़ी, ठीक है, मुंगेर पहाड़ी, कालाहांडी, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी उड़ीसा से होता है। तो इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के बाहर से होता है इंद्रावती नदी का। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो आप जानते हो पीछे की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इधर बहने वाली नदी उल्टा जो बहती है वो है इंद्रावती नदी। उड़ीसा से निकलकर छत्तीसगढ़ में आती है, तो उल्टा बह रही है ना। तो इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। कौन सी नदी गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो आप सभी जानते हो
कि इंद्रावती नदी ही गोदावरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलो, गोदावरी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती नदी है। लेकिन अगर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो ये मंजीरा है, जो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है। ठीक है, प्राणहिता। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी और बस्तर जिले की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है इंद्रावती। वो कौन सी है भाई? इंद्रावती है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी की उस सहायक नदी का चयन कीजिए जो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग के प्रमुख विशेषता है और इस क्षेत्र के दक्कन के पठार का एक घटक है। इंद्रावती नदी। मस्त, गोदावरी अपवाह तंत्र से क्वेश्चन आएगा ना, तो इंद्रावती नदी, आंख बंद करके इंद्रावती। बस्तर के पठार के प्रमुख नदी अगर पूछ ले तो भी आप क्या लोगे आंसर? बस्तर के पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी। दंडकारण्य के पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? दंडकारण्य का पठार मतलब इंद्रावती बेसिन। अच्छा, इंद्रावती नदी बेसिन और इंद्रावती किसमें मिलती है? गोदावरी में। तो आंसर क्या लेना होगा? गोदावरी बेसिन। आंसर क्या लेना होगा? गोदावरी बेसिन। कौन सी नदी बस्तर संभाग को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो इंद्रावती नदी के ऊपर आधा बस्तर है और इंद्रावती के नीचे आधा बस्तर है। ठीक है, तो आधा बस्तर इंद्रावती नदी के ऊपर है और आधा बस्तर इंद्रावती नदी के नीचे है। क्या जाएगा? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां सबरी नहीं है क्योंकि वो गोदावरी में मिलती है। कांगेर भी नहीं है क्योंकि वो सबरी में मिलती है। सबरी नहीं। पहला ही आएगा बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुडरा। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुडरा। ठीक है, याद रखेंगे, बोर्डिंग, नारंगी और कोटरी और गुडरा। ठीक है, ऑप्शन ए। उत्तर से कोटरी, गुडरा, निब्रा, बोर्डिंग, नारंगी। नीचे से चिंतामांगू, नंदीराज, डंकिनी, संखिनी, ये सब। कोंडागांव किस नदी के तट पे है? तो आप जानते हो माकड़ी तहसील से निकलती है नारंगी नदी। माकड़ी तहसील, कोंडागांव में माकड़ी तहसील है, वहां से नारंगी नदी निकलती है और उसी के तट पर कोंडागांव है। उसी के तट पर क्या है भाई? तो इसी के तट पर कोंडागांव है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताओ, नारंगी नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? तो आप जानते हो नारंगी नदी जो है कोंडागांव के बाद कहां जाएगी? बस्तर जिले में, क्योंकि नारंगी कोंडागांव से बस्तर होते हुए बस्तर में ही इंद्रावती नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे कोंडागांव आंसर नहीं है, तो हड़बड़ाना नहीं वहां, क्योंकि नारंगी नदी ना तो दंतेवाड़ा जाएगी, ना तो कांकेर, ना तो बीजापुर, तो बचा क्या? बस्तर। ये भी सोच के आंसर ले सकते थे। ठीक है, चलो 100 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं भाई। माता दंतेश्वरी मंदिर, जय माता दी। माता दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर है? तो आप जानते हो डंकिनी, संखिनी नदियों के संगम पर दंतेश्वरी माता का मंदिर है ना। जय माता दी भाई, जल्द ही जाएंगे घूमने। आगे, डंकिनी, संखिनी नदी, और यहाँ पर लोहा मिलता है, इसी कारण संखिनी नदी का जल जो है वो रक्ताब है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। लाल कलर दिखता है इसका पानी। किसका, छत्तीसगढ़ की नदियों में किसका जल जो है वो लाल कलर का दिखता है या रक्ताब? तो संखिनी नदी। क्यों? क्योंकि दंतेवाड़ा में पूरा दंतेवाड़ा ही लोहा है ना। लोहा, टीना, कटे कल्याण में सबसे ज्यादा टीना है। ठीक है, और बैलाडीला में सबसे ज्यादा लोहा है, और दोनों ही दंतेवाड़ा में। बैलाडीला की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है? तो आप जानते हो बैलाडीला की पहाड़ियों से अगर आप नदी की बात करो तो बैलाडीला की पहाड़ी से संखिनी नदी का उद्गम होता है। और किस नदी का उद्गम होता है भाई? तो बैलाडीला की पहाड़ी से एक तो संखिनी नदी का उद्गम होता है और दूसरा और कौन सी नदी का उद्गम होता है? बताओ। बैलाडीला की पहाड़ी से एक तो संखिनी नदी का उद्गम होता है और कौन सी नदी का उद्गम होता है? मालेंगर नदी। मालेंगर नदी जो सुकमा की तरफ जाके बह जाती है ना, सुकमा की तरफ बहती है। तो याद रखना संखिनी नदी और मालेंगर नदी। ठीक है, उसी में मलगेर इंदुल जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में है? तो आप जानते हो ये छत्तीसगढ़ है और कोटरी नदी जो है वो इस तरफ है। ये कोटरी नदी है, तो ये नीचे साउथ और ये वेस्ट में पड़ रहा है, मतलब दक्षिण पश्चिम में बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे कोटरी नदी इस तरफ है ना, तो दक्षिण पश्चिम में
सबरी नदी की किसकी सहायक नदी है? तो सबरी जाकर सीधा गोदावरी में ही मिल जाती है ना। ये गोदावरी बह रही है, ठीक है, ये गोदावरी बह रही है, इधर से इंद्रावती और यहां से सबरी, ये सबरी नदी, ये इंद्रावती, और बाकी सब इंद्रावती की सहायक नदी है ना। नारंगी, बोडरिंग, गुडरा, निबरा, कोटरी, ये सब इंद्रावती के ऊपर से है, नीचे नीचे से डंकिनी, संखिनी, चिंता, वांगो, तालपेरू, ये सब नीचे से। जैसे इंद्रावती नदी का उद्गम भी छत्तीसगढ़ के बाहर से हुआ है, कालाहांडी मुंगेर पर्वत से, वैसी सबरी नदी का भी उद्गम छत्तीसगढ़ के बाहर से हुआ है, कोरापुट सिनकारम पहाड़ी। कोरापुट में कौन सा पहाड़ी? सिनकारम पहाड़ी से हुआ है। इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। इसका विसर्जन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में हो जाता है, जहां पर भद्राचलम है। जैसे इंद्रावती नदी जाकर कहां से मिलती है? गोदावरी में, भद्रावती में, लेकिन वो छत्तीसगढ़ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सबरी नदी जो है ना, जैसे ये महानदी बह रही है, तो इंद्रावती नदी आकर जहां मिल रही है भद्रावती छत्तीसगढ़ में, और सबरी नदी जाके जहां मिल रही है भद्राचलम है। भद्राचलम ये आंध्र प्रदेश में, ये भद्रावती, ये इंद्रावती नदी की, इंद्रावती नदी जाकर गोदावरी में मिलती है, ये गोदावरी नदी है ना, ये भद्रावती है, तो इंद्रावती भद्रावती में जाकर मिलती है। और सबरी, ये सबरी है, सबरी नदी, ये सबरी नदी जो है ये भद्राचलम आंध्र प्रदेश, भद्राचलम आंध्र प्रदेश में जाकर गोदावरी में मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी कांगेर है, और इसी नदी के नाम पर बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है भाई। और मुनगा बहार कांगेर की सहायक नदी, जिसपे तीरथगढ़ जलप्रपात है। एकमात्र राजकीय जल मार्ग किस पर है? तो सबरी नदी पर है। सबरी नदी पर ही कोंटा से कुनावरम, कोंटा से आंध्र प्रदेश का कुनावरम के बीच में ये राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया, सॉरी राजकीय स्टेट वाटर वे बनाया गया, राजकीय जलमार्ग, जो कि 36 किलोमीटर लंबा है। अब ये जलमार्ग बना देने से इस पे बढ़िया स्ट्रीमिंग करेंगे, बढ़िया हम लोग बोट चलाएंगे, जहाज चलेगा, ठीक है, छोटा छोटा, बड़ा जहाज तो नहीं चल सकता। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा कौन से नदी द्वारा निर्मित होती है? तो दक्षिण में जो नदी है वो गोदावरी और सबरी है, ठीक है, तो आंसर क्या लेना होगा? सबरी नदी, ठीक है, सबरी नदी से इसकी सीमा रेखा जो है निश्चित होती है, ठीक है, किससे? सबरी नदी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, इसमें से कौन सी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? बता दो। सबरी नहीं है, कोटरी है, नारंगी है, डंकिनी है। सबरी, क्योंकि सबरी नदी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। सबरी किसकी सहायक नदी है? तो सबरी जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप जान रहे हो कांगेर, क्योंकि कांगेर जाकर किसमें मिलती है? तो कांगेर सबरी की सहायक नदी है। कोटरी, कुडरा, बोर्डिंग है। कौन सी नदी इस राज्य में और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है? तो हमारे यहां से और महाराष्ट्र के बीच में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो वो नदी है बाघ नदी। याद रखना, कौन सी नदी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में सीमा बनाती है? तो बाघ नदी, जिसका उद्गम कुलझारी की पहाड़ी से होता है, ठीक है। इसका उद्गम कहां से होता है भाई? कुलझारी की पहाड़ी राजनांदगांव से होता है, जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में क्या बनाती है? बॉर्डर। नेक्स्ट, सोनगंगा अपवाह तंत्र, तीसरा बड़ा अपवाह तंत्र सोनगंगा अपवाह तंत्र है, जो कि 13.63% है। छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्र कितना है? 13% है, 13.5%, 13.63। और इसी को संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है बताओ? हिरण्यबाहु, हिरण्यबाहु कहा गया है। संस्कृत साहित्य में किस नदी को हिरण्यबाहु कहा गया है पूछा जाएगा, तो आंसर क्या लोगे? सोन नदी को। सोन नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहा गया है। गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी, तो हमारे यहां से गंगा नदी में जाकर कौन कौन सी नदी मिलती है? तो हमारे यहां से गंगा नदी में जाकर मिलती है सोन, रिहंद और कन्हार। याद रखना, सोन, रिहंद और कन्हार, ये हमारे यहां से गंगा नदी में जाकर मिलती है, क्योंकि ये नदियां सरगुजा क्षेत्र में बहती है और ऊपर जाकर मिलती हैं, ठीक है। सोन, गंगा, सोन, रिहंद और कन्हार याद रखेंगे। रिहंद सरगुजा की जीवन रेखा, और भी है बनास, गोपत, नेऊर भी है ना। गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो आप जानते हो कोरबा जिला ये हसदेव नदी के तट पर है, और ये गंगा अपवाह तंत्र में नहीं है, क्योंकि हसदेव नदी महानदी में जाकर मिल जाती है। हसदेव नदी नीचे आ रही है ना। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से जो नदियां हैं वो ऊपर जा रही है, ठीक है।
संपूर्ण सूरजपुर जिला किस प्रवाह बेसिन में आता है? तो पूरा सूरजपुर जिले में रिहंद नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है? रिहंद नदी, इसीलिए पूरा जिला गंगा बेसिन में आ जाएगा, क्योंकि रिहंद जाकर सोन नदी में मिलेगी और सोन नदी जाकर गंगा में मिलेगी। सीधी सी बात है। तो सोन नदी जाकर किस में मिलेगी? गंगा में मिलेगी। तो सीधी सी बात है, रिहंद नदी किस बेसिन में आएगा? तो रिहंद नदी जो है वो गंगा बेसिन में आ जाएगा। ठीक है, रिहंद नदी किस बेसिन में आ जाएगा? तो रिहंद नदी जो है वो गंगा बेसिन में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहंद नदी का उद्गम स्थल। तो आप जानते हो रिहंद नदी का उद्गम हुआ है छुरी मातरिंगा की पहाड़ी। ठीक है, मातरिंगा पहाड़ी कहाँ है भाई? ये तो मातरिंगा की पहाड़ी जो है वो सरगुजा में। तो मातरिंगा की पहाड़ी से ही रिहंद नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, मातरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट, इसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? तो अभी आप पढ़ें, आंसर क्या होगा? रिहंद नदी। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? तो रिहंद नदी कहां जाकर सोन नदी में मिलती है? तो जान रहे हो रिहंद नदी जो है कहां जाकर सोन नदी में मिलती है भाई? तो रिहंद नदी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला जो है वहां जाकर सोन नदी में मिल जाती है। अब आ गया गोपद नदी। चलो भाई गोपद नदी के बारे में बता दो। गोपद नदी कहां बह रही है? तो आप जान रहे हो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले से निकलती है, सोनहट पठार से, और इसका विसर्जन सोन नदी में होता है, गोपद नदी का। और ये जो है कहां बहेगी? तो ये थोड़ा बहुत कोरिया जिले में भी बहती है। ठीक है, तो याद रखना गोपद नदी का उद्गम, बहुत सारे बुक में आमा पानी कोरिया भी दिया हुआ है। ठीक है, कि आमा पानी कोरिया से होता है गोपद नदी का उद्गम, तो कोरिया आंसर ले सकते हैं हम यहाँ पे। गोपद नदी का उद्गम आमा पानी कोरिया से हुआ है और कोरिया जिले में प्रवाहित हुई। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस भाग में कन्हार बेसिन है? चलो भाई कन्हार बेसिन की अगर बात करें हम, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है और कन्हार नदी किधर बह रही है भाई? इधर बह रही है, ये है कन्हार नदी। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कन्हार बेसिन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है। ठीक है, डीपाडी पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? तो आप सभी जानते हो जो डीपाडी पुरातात्विक स्थल कन्हार नदी के तट पर है। और ये डीपाडी जो है 3 नदियों के संगम पर है, कन्हार, गलफुला, सूर्या। ठीक है, कन्हार, गलफुला और सूर्या, ये 3 नदियों के संगम पर डीपाडीह पुरातात्विक स्थल है, याद रखना। ठीक है, बलरामपुर जिले में डीपाडीह पुरातात्विक स्थल किन नदियों के संगम पर है? तो कन्हार, सूर्या और गलफुला। 1 3 4 कहां गया भाई? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 1 3 4 कन्हार, सूर्या और गलफुला। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली बनास नदी के संबंध में कथन को पढ़िए। बनास नदी के संगम में कथन को पढ़ना है। इसका उद्गम मांझ टोली के पहाड़ी से होता है। इस नदी पर कोठली जलप्रपात है। यह ग्राम डेम्भा के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो आप समझ रहे हो इसमें 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, मांझ टोली की पहाड़ी भरतपुर से होता है, कोठली जलप्रपात इस पर नहीं है, कोठली जलप्रपात कन्हार नदी पर है। डेम्भा ग्राम के पास सोन नदी में मिल जाती है। तो पहला और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? इसमें इसके संबंध में सही हो जाएगा। पहला सही है क्योंकि बनास नदी जो है, बनास नदी मांझ टोली की पहाड़ी से निकलती है और ये डेम्भा ग्राम में सोन नदी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, चौथा अपवाह तंत्र, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र है 1% 1.03। छत्तीसगढ़ का चौथा प्रमुख अपवाह तंत्र जो है वो है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। अब ये प्रमुख कहां से हुआ भाई? 1% में तो है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 1.03। ठीक है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 1.03 प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। लाख हेक्टेयर 1.423 लाख हेक्टेयर, 1.423, 12 का 4, अच्छा 142 है भाई। ठीक है, 4 को पहले लिख दिया, 1 2 3 4 लिखते तो कितना आसान रहता, 4 पहले आ गया है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी, तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? तेल, बरमदेई, संख या ईब नदी?
तो ईब नदी तो होगी नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रमुख नदी बांकी, लावा, शंख। ब्राह्मणी अपातंत्र की प्रमुख नदी बांकी है, लावा है, शंख नदी है, ठीक है। बांकी, लावा और शंख नदी ये इसकी प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। शंख नदी हमारे यहां से प्रवाहित होती है, और कोयल नदी जो झारखंड से आती है। नर्मदा अपान तंत्र, इस राज्य में सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो नर्मदा का है, क्योंकि ये मात्र और मात्र 0.55% है। इसका क्षेत्रफल 0.759 लाख हेक्टेयर और 0.55% है। बंजर नदी किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित है? तो हमारे यहाँ की जो बंजर नदी है, बंजर और उसकी सहायक नदी ताड़ा, तो बंजर और ताड़ा नदी जो है ये नर्मदा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई? नर्मदा अपवाह तंत्र का, बंजर और ताड़ा नदी। इस राज्य में नर्मदा अपवाह प्रणाली की सहायक नदी कौन सी है? तो बंजर नदी, ठीक है। बंजर नदी जो है वो नर्मदा अपवाह प्रणाली की सहायक नदी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो आप जानते हो नर्मदा बेसिन का हिस्सा कौन सा जिला आएगा भाई इसमें से? तो इसमें से आपका राजनांदगांव जिला जो होगा, ठीक है। इसमें से जो राजनांदगांव जिला होगा वो नर्मदा बेसिन का हिस्सा होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कितने नदी बेसिन में बांटा गया? तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को कुल 5 नदी बेसिन में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र में कौन सी व्यवस्थाओं पर आधारित है? तो महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा सब है, इसीलिए आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं कि क्षेत्रफल कितना है, प्रतिशत कितना है। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में जल ग्रहण करती है? तो 56%, 56.15। कौन सी नदी द्रोणी छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इसमें से ताप्ती हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। ब्राह्मणी, नर्मदा, महानदी है, ताप्ती नहीं है क्योंकि वो उधर बहती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है ना। तेलिन घाटी किन दो अपवाह तंत्रों को अलग करती है? तो जान रहे हो तेलिन घाटी के ऊपर महानदी है और नीचे इंद्रावती नदी है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए महानदी इंद्रावती लिंक चालू हो रहा है भाई, है ना, ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो गोदावरी और महानदी बेसिन के बीच में है तेलिन घाटी, क्योंकि गोदावरी मतलब इंद्रावती नदी। मलगेर नदी का उद्गम मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि बैलाडीला की पहाड़ी से ही मलगेर नदी भी निकलती है और इसी पहाड़ी से ही शंखिनी नदी भी निकलती है। सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो एक है सुरही नदी और एक है सुरंगी नदी, ठीक है। तो सुरही नदी याद रखना राजनांदगांव जिला, ठीक है। सुरही नदी याद रखना राजनांदगांव जिला। और बताओ सुरंगी नदी कहां बहती है? सुरही नदी तो मैंने आपको बता दिया, राजनांदगांव जिला। तो सुरंगी बता दो भाई। छत्तीसगढ़ के किस तहसील में तेल नदी? तो तेल नदी प्रवाहित होती है देवभोग में, और ये नदी जाकर महानदी में मिल जाती है। तो तेल नदी कहां प्रवाहित होती है? देवभोग तहसील में। महानदी और इंद्रावती के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है भाई? केशकाल घाटी, ऑप्शन ए केशकाल घाटी। आमनेर, पिपरिया और मुस्का तीनों का संगम कहां है? तो ये खैरागढ़ में है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का का संगम कहां है भाई? तो ये खैरागढ़ में है। नेक्स्ट, लंबाई के अनुसार जमाइए, तो सबसे ज्यादा लंबी कौन सी होगी इसमें? शिवनाथ होगी 290, फिर इंद्रावती 264, उसके बाद 155, 165, ठीक है। शिवनाथ, इंद्रावती, मांड 155 और रिहन नदी 145 किलोमीटर। तो इस हिसाब से शिवनाथ सबसे बड़ी होगी, उसके बाद सबसे लंबी शिवनाथ, उसके बाद इंद्रावती, फिर मांड, फिर रिहन। ऑप्शन बी आएगा। महानदी की लंबाई जान ही रहे हो, 858, 286 इंद्रावती, 264 शिवनाथ, 290 ईब 202, छत्तीसगढ़ में 87, हसदेव 176, सबरी 173, मांड देखो 155, रिहन 145, लीलागढ़ 135, कोठरी 135, मनियारी 134, अरपा 100। किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है? तो आप जानते हो सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है महानदी पर। महानदी पर बनाया गया क्या? सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है। याद रखना सस्पेंशन ब्रिज दो जगह है। 2018 में खारून नदी पर बनाया गया था, महादेव घाट, उद्घाटन किया था रमन सिंह में। 2022 में महानदी पर बनाया गया राजिम त्रिवेणी संगम पे, है ना, और ये भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया था। तो 18 और 22, पहला खारून नदी पे, दूसरा महानदी पे बनाया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज जिसको लक्ष्मण झूला कहते हैं वो
खारून नदी पर है, और दूसरा जो महानदी पर बना है उसको भी लक्ष्मण झूला कहते हैं। ये राजीव लोचन मंदिर को कुलेश्वर महादेव मंदिर तथा लोमस ऋषि आश्रम से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 3.25 मीटर है और लंबाई 610 मीटर है। छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम झूला पुल लक्ष्मण झूला, प्रथम पूछेगा तो आपको खारून आंसर लेना है, पहला पूछेगा तो आपको क्या आंसर लेना है, खारून नदी पर। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में गंगा है, सर्वाधिक भाग में महानदी है, दक्षिणी भाग में गोदावरी है। तीनों सही, अब स तीनों ही सही है। कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित लग रहा है? अरपा, ठीक है। हसदेव जो है वो कैमूर पर्वत से निकलती है ना, कैमूर पहाड़ी से, ठीक है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है हसदो, तो अरपा खोंडरी पहाड़ी सही है। कौन सा सुमेलित है? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, सही। नदियां और उद्गम पूछा है तो चित्रकूट, इंद्रावती नदी चित्रकूट जलप्रपात तो है, लेकिन वहां से उद्गम होता है क्या? नहीं। शिवनाथ नदी गढ़चिरौली पहाड़ी, सही। अरपा नदी पे कोटा जलाशय तो है, लेकिन वहां से उद्गम नहीं होता। हसदेव मुंगेर पहाड़ी से उद्गम नहीं होता। यहाँ पर ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन, नदियां और उसके उद्गम को सम्मिलित करना है ना कि जलप्रपात को। पता चला बस अंधे बन के बैठे हुए हैं एग्जाम में, दिख रहा है इंद्रावती चित्रकूट, अरे हमको तो पता है इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट, मार दिया आंसर, बाकी पढ़े ही नहीं या क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े। तो यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकता है अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो। ज्यादा फास्ट हो जा रहा है क्या बच्चों, बताओ। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग और नदी बेसिन में सुमेलित है कौन सा? जल्दी बोलो। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग और नदी बेसिन में सुमेलित है, तो आप जानते हो दंडकारण्य, गोदावरी बेसिन है ना, गोदावरी बेसिन में आता है दंडकारण्य। कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सुमेलित है? हसदो रामपुर बेसिन बघेलखंड के पठार में आता है, ये सुमेलित है, ऑप्शन सी। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? रायपुर खारन नदी, बिलासपुर अरपा नदी, दुर्ग शिवनाथ नदी, जगदलपुर महानदी नहीं, जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है, ऑप्शन डी आएगा। सुमेलित नहीं है शिवनाथ दुर्ग, दूध कांकेर, इंद्रावती दंतेवाड़ा, गलत। महानदी राजिम, इंद्रावती नदी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जो है वो डंकिनी और संखिनी नदी के संगम पर है। मान नदी मैनपाट, बनास नदी देवगढ़ पहाड़ी, जोंक नदी सोनबेरा का पठार, केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी। अब इधर यही है बस। उत्तरी भाग में बघेलखंड, दक्षिणी भाग में दंडकारण्य, पूर्वी भाग में उड़ीसा, पश्चिमी भाग में मैकल है हमारे यहाँ। और कुछ बचा? हो गया, सब मिला लेना, आसान है। चलो, शिवनाथ गढ़चिरौली, खारून पटेचुआ की पहाड़ी, संजारी बालोद, मनियारी लोरमी पठार, तांदुला भानु प्रतापपुर। आसान है, मिला सकते हो, टफ नहीं है बिल्कुल भी। खत्म, अभी खत्म नहीं हुआ क्या? हसदेव महानदी इंद्रावती नदी, आसान है। चलो, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि नदियों को सुमेलित बस करना था। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 के तरफ, जहां पर हमको सिंचाई संसाधन भी साथ में कंप्लीट करना है। मैं बोला था कि आज जो आपको मैं सिंचाई संसाधन भी लास्ट साथ में कंप्लीट करा दूंगा, है ना, तो कर लेते हैं, ठीक है, ताकि 200 प्लस प्रश्न बन जाए। चलो, मिनी माता परियोजना किस नदी पर है? एक साथ पढ़ रहे हैं। मिनी माता परियोजना जो है वो हसदेव नदी पर है। कौन सी नदी पर है भाई? हसदेव नदी पर है मिनी माता परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, मिनी माता परियोजना के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो इसका स्थापना 1967 में हुआ था और 2011 में ये कंप्लीट हो गया। ये 87 मीटर ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। इसकी सिंचाई क्षमता जो है वो 4,20,580 हेक्टेयर है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना
पनबिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 120 मेगावाट, जहां पर 40-40 मेगावाट के 3 प्लांट लगे हुए हैं, 1994 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर? माचाडोली में, 1994। बस। छत्तीसगढ़ के हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मिनी माता हसदेव बांगो डैम के नाम से जाना जाता है, मिनी माता हसदेव बांगो डैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान पर हसदेव नदी पर बने बांध का नामकरण किया गया? मिनी माता। ठीक है, अब मिनी माता डैम ही है यार। ठीक है, इससे बड़ा डैम तो अभी बना नहीं है, मतलब इससे बड़ा बहुउद्देशीय परियोजना भी है नहीं छत्तीसगढ़ में, तो सीधी सी बात है इसी का क्वेश्चन ज्यादा होगा। किस जिले में हसदेव बैराज है? तो कोरबा में है। हसदेव बैराज कहाँ है भाई? कोरबा में है। हसदेव बांगो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूरी की गई थी? तो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना 2011 में। स्थापना की गई थी 1967 में। 1994 में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना, लेकिन 2011 में ये पूरा हुआ है। पूरा कंप्लीट कब हुआ? 2011 में। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो डैम की कुल क्षमता क्या है? तो वो है 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र में। कोरबा जांजगीर जिला ये लाभान्वित होता है इससे। छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है हसदेव बांगो डैम, 87 मीटर ऊंचाई के साथ। 87 मीटर ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा डैम है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हसदेव परियोजना ही सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि ये 4,20,580 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या करती है? सिंचाई करती है, इसलिए ये सबसे बड़ा क्षेत्र होगा। इस राज्य में किस नदी पर रविशंकर जलाशय है? तो रविशंकर जलाशय, जिसको आप गंगरेल डैम कहते हो, ये महानदी पर है, धमतरी में गंगरेल डैम। ठीक है, 1978 में महानदी पे धमतरी जिले में महानदी पर बनाया गया था गंगरेल डैम। इसी को रविशंकर सागर जलाशय कहा जाता है। ये सबसे बड़ा बांध है यहाँ का, और 10 मेगावाट बिजली, 2.5 मेगावाट के 4 हैं प्लांट लगे हुए। रविशंकर सागर बांध से कौन सी नदी या नदियां संबंधित हैं? तो रविशंकर जलाशय से कौन सी नदी संबंधित है? महानदी। केवल महानदी, केवल और केवल महानदी, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध है? तो अभी पढ़ा हमने, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गंगरेल बांध है। कहां है भाई? तो धमतरी जिले में है गंगरेल बांध। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय है? तो धमतरी जिले में महानदी पर है रविशंकर जलाशय। देखो, पहला सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सा है? तो वो है हमारा हसदेव बांगो डैम। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रविशंकर जलाशय गंगरेल डैम से पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, क्योंकि हसदेव बांगो डैम सबसे ऊंचा है, याद रखना, हसदेव बांगो डैम सबसे ऊंचा है और गंगरेल डैम बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इसलिए इसको पूछा जाता है। गंगरेल डैम की लंबाई कितनी है भाई? तो गंगरेल डैम की जो लंबाई है वो कितनी है बताओ? गंगरेल डैम की लंबाई भाई 1830 मीटर। 1830 मीटर के साथ ये सबसे लंबा है, और हसदेव बांगो डैम 87 मीटर के साथ सबसे ऊंचा है। महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, बिल्कुल मानते हैं हम इसको। महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। तो क्या कथन कारण दोनों सही हैं? बताओ भाई, क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? दोनों ही क्या है भाई? सही है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा है कि महानदी पर रविशंकर जलाशय इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, क्योंकि महानदी पर केवल रविशंकर जलाशय नहीं है, बहुत सारे जलाशय हैं। ठीक है, समोदा बैराज है, ठीक है, कलमा, मिरौनी, साराडी, शिवरी नारायण, बसंतपुर, इतने बैराज हैं। ठीक है, रुद्री डैम है। इसलिए ऐसा बोल नहीं सकते कि ये बोल सकते हैं कि महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है और महानदी पर रविशंकर जलाशय भी निर्मित किया गया है, लेकिन सिर्फ इसके कारण यह महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कह सकते। गंगरेल डैम के कारण ही महानदी सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, इसलिए दोनों सही तो है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। स्पष्ट करता ना तो आंसर आता ए। बांकी जलाशय और कुंवरपुर जलाशय किस जिले में है? तो आप जानते हो जो बांकी जलाशय है और कुंवरपुर जलाशय है वो दोनों कहाँ है भाई?
तो बांकी और कुंवरपुर जलाशय सरगुजा में है। कहाँ है भाई? सरगुजा में। इसके अलावा श्याम घुनघुट्टा, बरनई, है ना, बांकी, कुंवरपुर, श्याम घुनघुट्टा, बरनई, ये चारों को याद रखना सरगुजा जिले में है। ठीक है, बांकी जो है बांकी नदी पर है, कुंवरपुर जो है वो कहाँ है? तो कुंवरपुर जो है वो चुल्हट नाला में है, चुल्हट नाला में है। भाई आगे बढ़े। तो बांकी जलाशय बांकी नदी पर, कुंवरपुर जलाशय चुल्हट नाला में, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्याम घुनघुट्टा जलाशय जो कि श्याम घुनघुट्टा नदी पर है, और बरनई जलाशय जो कि बरनई नाला पे है, ये कहाँ है? तो श्याम घुनघुट्टा, बरनई, कुंवरपुर और बांकी ये सब सरगुजा जिले में है, याद रखना। कहाँ है भाई? सरगुजा जिले में है। बांकी बांकी नदी पर, कुंवरपुर चुल्हट नाला में, श्याम घुनघुट्टा नदी पर, बरनई जो है वो बरनई नाला में है, और महान जलाशय महान नदी पे। खूटा घाट डैम, घूमने तो गए ही होगे बिलासपुर वालों, खारंग नदी पर है। इसी को संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है। कब बना था बता दो तो? खूटा घाट डैम का स्थापना कब किया गया था? इसे ही संजय गांधी जलाशय भी कहा जाता है। चलो बता दो फटाक से, खूटा घाट डैम जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? खूटा घाट डैम या खूटा घाट जलाशय। 1920 से 31 प्रारंभ हुआ था, 1920 में, 31 में बन गया था। ये जो है बिलासपुर जिले में है। खूटाघाट डैम जो है ये कहाँ है भाई? बिलासपुर जिले में है, खारंग नदी में। मनियारी नदी जलाशय किस जिले में? तो आप जान रहे हो मनियारी डैम ये मुंगेली जिले में है। चलो मनियारी डैम का भी बता दो कि मनियारी जो डैम है इसकी स्थापना कब की गई थी और इसको और क्या कहा जाता है? मुंगेली जिला में, ठीक है। और इसको राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है। 1924 से 30, है ना, 1924 में बनना चालू हुआ था, 30 में बन गया। अरपा भैंसाझार परियोजना कहाँ है भाई? तो अरपा भैंसाझार परियोजना जो है कोटा में है। और कोटा कहाँ है भाई? बिलासपुर में। कोटा तहसील बिलासपुर में। और कोंटा तहसील, बोले कोटा और कोंटा में फर्क है। कोटा तहसील बिलासपुर में है, कोंटा तहसील जो है वो सुकमा जिले में, ठीक है। और ये कोटा तहसील अरपा भैंसाझार परियोजना, अरपा नदी पर भैंसाझार परियोजना है बिलासपुर जिले में। इसकी सिंचाई क्षमता 25,000 हेक्टेयर है और इससे कोटा, बिल्हा और तखतपुर विकासखंड लाभान्वित होते हैं भाई। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में केलो डैम रायगढ़ में है और इसी पर दिलीप सिंह जुदेव ब्रिज है। इसी में क्या है, सॉरी, दिलीप सिंह जुदेव डैम बोलते हैं इसको, ब्रिज तो महानदी पर है, ठीक है। इसकी सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। केलो नदी जो है इस पर जो डैम है केलो डैम, इसकी सिंचाई क्षमता 22,810 हेक्टेयर है। इसमें रायगढ़, शक्ति जिले लाभान्वित होते हैं और इसी परियोजना का नाम जिले से जुदेव परियोजना रखा गया है। केलो परियोजना को किस जिले को सिंचाई सुविधा मिलेगी? रायगढ़ और शक्ति। रायगढ़ और शक्ति जिले को केलो परियोजना से क्या मिलती है? सिंचाई। चलो, चाकेर बांध कहाँ स्थित है भाई? तो चाकेर बांध कबीर धाम में, ठीक है। चाकेर बांध कहाँ है भाई? कबीर धाम में है। साराडी बैराज, तो कलमा, मिरौनी, साराडी एक साथ याद रखना है, कलमा, मिरौनी, साराडी महानदी, ठीक है। शक्ति जिला, महानदी, कलमा, मिरौनी, साराडी, ठीक है। देखना, कलमा, मिरौनी, साराडी, शक्ति जिला। शिवरी नारायण और सी में ही वह आता है, तो वह से बसंतपुर, शिवरी नारायण बसंतपुर दोनों ही जांजगीर चांपा और समोदा बैराज जो महानदी पर है, ये सारे महानदी पर है। समोदा रायपुर में है, ये याद रखना है। कलमा बांध कहाँ है? तो कलमा, मिरौनी, साराडी शक्ति जिले में महानदी पर है। ये सब औद्योगिक बैराज है। कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? तो आप जानते हो छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना रुद्री बैराज है। 1912 से 15 में इसकी स्थापना की गई थी। 1927 में रुद्री नहर बना था और 93 में रुद्री बैराज बना दिया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय कौन सा है? तो आंसर आएगा रुद्री बैराज। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय रुद्री
बैराज। रुद्री बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो आप जानते हो रुद्री बैराज छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। नेक्स्ट, सिकासार डैम का निर्माण किस नदी पे किया गया? तो आप जानते हो सिकासार डैम भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी निकलती है और पैरी नदी पर है सिकासार डैम। 7 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है, 3.5 मेगावाट के 2 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है, सिकासार डैम 7 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है। इसका स्थापना 1972 से 95 के मध्य किया गया था। इसका निर्माण 72 में स्थापना की गई थी। मुरुमसिल्ली बांध जो है ये किस नदी पर है? तो आप जानते हो सिलियारी नदी। सिलियारी नदी महानदी की सहायक नदी है और इसी पर मुरुमसिल्ली डैम है। इसी को मॉडमसिल्ली डैम भी कहते हैं। इसका निर्माण 1923 में पूरा कर दिया गया था। 14 में स्थापना की गई थी, 23 में कंप्लीट हो गया था। सिलियारी नदी पर है। एशिया का पहला साइफन स्लिप वेज बांध है। साइफन स्लिप वेज बांध है। इसका निर्माण एल्फिस्टन के द्वारा कराया गया था। एल्फिस्टन। मुरुमसिल्ली बांध किस नदी पर है? महानदी पर नहीं है। याद रखना, महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर है। जल्दी जल्दी महानदी आंसर मत ले लेना। मुरुमसिल्ली बांध धमतरी जिले में ही है लेकिन महानदी पर नहीं है। महानदी की सहायक नदी सिलियारी डैम पे, सिलियारी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्लिपेज बांध है? तो वो है मॉडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली बांध। इसी को मॉडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली बांध कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं भाई? मॉडमसिल्ली या मुरुमसिल्ली बांध। कोडार सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो आप जानते हो कोडार नदी महासमुंद में बहती है। पटेवा पठार से इसका उद्गम होता है कोडार नदी का और इसी पर महानदी महासमुंद में कोडार डैम है जिसको शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, कोडार परियोजना महासमुंद जिले में, क्योंकि कोडार नदी महासमुंद में बहती है और यह परियोजना जो है कौवाझार नामक स्थल पर निर्मित है। इसे शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है। कोडार डैम याद रखेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किसको कहा जाता है? तो कोडार डैम का नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण परियोजना। कोडार नदी पे है, यह महासमुंद में कोडार। पेंड्रा वन बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखिएगा, जो पेंड्रा वन बांध है इसका निर्माण किस वर्ष में किया गया था? तो 1909 में महानदी पर किया गया था और इसका नाम है लखनलाल मिश्र परियोजना। पेंड्रा वन बांध का निर्माण 1909 में किया गया था और इसका जो अन्य नाम है वो है लखनलाल मिश्र परियोजना। याद रखेंगे, लखनलाल मिश्र परियोजना। ठीक है, लखनलाल मिश्र परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेंड्रा वन बांध रायपुर 1909 महानदी पर, अन्य नाम लखनलाल मिश्र। जैसे कोडार डैम, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, वैसी पेंड्रा वन बांध का लखनलाल मिश्र परियोजना। राजीव समोदा व्यपवर्तन मतलब समोदा बैराज कहाँ है? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, महानदी पर है। कहाँ? रायपुर में। कलमा मिरौनी साराडी बैराज शक्ति जिला महानदी। शिवरी नारायण बसंतपुर जांजगीर चांपा महानदी। समोदा बैराज रायपुर महानदी। ये सब महानदी पे। इसकी कुल सिंचाई क्षमता जो है ना वो 28,000 हेक्टेयर है। आ सकता है एग्जाम में। इसको समोदा निसदा भी कहते हैं। समोदा निसदा एक साथ याद रखना। इसी को राजीव समोदा या निसदा व्यपवर्तन निसदा बैराज भी कहते हैं। खरखरा बांध किस जिले में है? तो खरखरा नदी बालोद में बहती है, इसलिए खरखरा बांध बालोद जिले में है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, याद रखना है इसको। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? तो खरखरा डैम जो है मिट्टी और पत्थर से निर्मित डैम है, खरखरा डैम। निम्नलिखित में से किस बांध से भिलाई स्टील प्लांट को पानी मिलता है? तो आप जानते हो तांदुला डैम। तांदुला डैम से भिलाई स्टील प्लांट को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है। ये बालोद में है। ठीक है, इसके अलावा आदमाबाद, गोंदली, खरखरा ये सब बालोद में है। तांदुला, खरखरा, आदमाबाद और गोंदली ये सब बालोद जिले में। गोंदली जलाशय किस जिले में है? तो गोंदली जलाशय जो है ये भी बालोद जिले में है। याद रखना, गोंदली जलाशय का निर्माण 1956 में हुआ था जुआर नदी पर। कौन सी नदी पर? जुआर नदी पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ में बनने वाला पहला बांध यही है, गोंदली जलाशय। 1956 में इसका निर्माण किया गया था।
सरोदा क्षीर पानी जलाशय, तो सरोदा और क्षीर पानी पूछेगा तो आंसर क्या लोगे? कबीरधाम। जल्दी बताओ आंसर क्या लोगे? सरोदा क्षीर पानी, सरोदा सकरी नदी पर है और क्षीर पानी कोक नदी पर है। कौन सा जिला आएगा? सरोदा और क्षीर पानी, सरोदा और क्षीर पानी कबीरधाम जिले पर, सरोदा और क्षीर पानी जो जलाशय है वो किस जिले में स्थित है? तो कबीरधाम जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बहरे खार, सुतिया पाट और कर्रा नाला शिवनाथ नदी। कौन सी सिंचाई परियोजना शिवनाथ नदी पे नहीं है? घुमरिया, मोगरा, समोदा, सूखा नाला। सूखा नाला, मोगरा, घुमरिया है, समोदा नहीं है, क्योंकि समोदा शिवनाथ में नहीं है। समोदा जो है वो महानदी पर है। समोदा बैराज कहाँ है भाई? महानदी पर है। चलो नेक्स्ट। मोगरा, घुमरिया, सूखा नाला, रूसे, धारा, पिपरिया तो पिपरिया नाला पे है, शिवनाथ ये सब शिवनाथ नदी पे है। खेरकट्टा जलाशय माथोली नदी पर है। खेरकट्टा जलाशय माथोली नदी पर है, पखांजूर में। कहा भाई? पखांजूर में। नेक्स्ट, खेरकट्टा बांध किस नदी पर है? तो माथोली नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो खेरकट्टा बांध जो है वो माथोली नदी पर है, याद रखेंगे। ठीक है, मयाना या परलकोट जलाशय किस जिले में स्थित है? तो परलकोट मतलब नाम क्या याद आ रहा है? कांकेर। तो कांकेर में ही मयाना बांध और परलकोट डैम है। कांकेर में ही क्या है भाई? मयाना और परलकोट। ठीक है, याद रखेंगे, मयाना और परलकोट। नेक्स्ट, कोसार टेढ़ा डैम कहाँ है? तो कोसार टेढ़ा डैम बस्तर में है, इंद्रावती नदी के सहायक नदी पे है। इंद्रावती भी मान सकते हो, है ना, इंद्रावती भी मान सकते हो कोसार टेढ़ा डैम। बोध घाट सिंचाई परियोजना किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर बनाया जा रहा है बोध घाट सिंचाई परियोजना। ठीक है, इसकी क्षमता जो है वो पहले 500 मेगावाट था, उसको कम करके 300 मेगावाट कर दिए, और अब इसको भी कम कर दिया गया है। ठीक है, कि इसकी जो क्षमता है वो 500 मेगावाट से 300 मेगावाट कर दिया गया था, और इसको और कम कर दिया गया है ना। अब इसको अब जो है 125 मेगावाट कर दिया गया। याद रखना, बोध घाट को पहले बोले थे कि 500 मेगावाट बिजली होगा, फिर लंबा लंबा फेंक दिए, 500 मेगावाट पॉसिबल तो था नहीं। फिर सोचे कि अरे यार अब वोट नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, 300 मेगावाट बिजली बनाएंगे, ऐसा बोले। फिर भी वोट नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं अब 125 मेगावाट बनाएंगे बोलते हैं। बताएं, मतलब पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? 125 मेगावाट। ठीक है, तो बोध घाट सिंचाई परियोजना को पहले स्थापित क्षमता, मतलब ऐसा बोला गया था कि 500 मेगावाट बिजली, पूरे बस्तर का बिजली का समस्या खत्म। 500 से 300 कर दिया और 300 से अब 125 कर दिया, याद रखें। इस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है, तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, बांध लिखा गया है। गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित है? तो गोदावरी नदी पर जो पोलावरम डैम है, इसके कारण सुकमा के बहुत सारे क्षेत्र डूबती क्षेत्र में है ना, डुबान क्षेत्र में है, बाढ़ की समस्या से ग्रसित है पोलावरम डैम। इसीलिए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में विवादित है पोलावरम डैम, क्योंकि जब भी आंध्र प्रदेश सरकार इस बांध से पानी छोड़ती है, छत्तीसगढ़ के सुकमा का अधिकांश जिला डुबान क्षेत्र में आ जाता है, और गंभीर समस्या है भाई ये। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय है? तो इसमें से मिनी माता हसदेव बांगो बैराज, सिंचाई भी करेंगे, बिजली भी उगाएंगे, बिजली भी उत्पादन करेंगे। ठीक है, खेती भी करेंगे, खेती अनाज उगाएंगे। ठीक है, कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है इसमें से? सूखा नाला, घुमरिया, मोगरा, इसमें से बड़ी परियोजना कौन सी है भाई? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी बड़ा परियोजना नहीं है, सब छोटे छोटे हैं। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर बनी है? नहीं बनी है, ये सब तो बनी है ना भाई, ये नहीं बना है। तो आंसर क्या लेंगे? मिनी माता बांगो डैम। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड डैम है।
बांगो बांध नहीं है, बांगो तो हसदेव में है। हीराकुंड डैम पूरे भारत का सबसे लंबा डैम है 4.8 किलोमीटर के साथ। छत्तीसगढ़ की बृहद सिंचाई परियोजना सुमेलित है केलो रायगढ़। हसदेव बांगो कोरबा में है और सोंढूर धमतरी, सोंढूर धमतरी में, महानदी भी धमतरी। सोंढूर बांध छत्तीसगढ़ के राज्य के किस जिले में स्थित है? तो धमतरी, ठीक है, धमतरी में सोंढूर बांध। छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना किसके अंतर्गत आता है? तो हसदेव बांगो डैम एक बहुउद्देशीय परियोजना है। सीधी सी बात है, ये किसमें आएगा? बृहद सिंचाई परियोजना में आएगा। चलो फाइनली 1000 लाइक कंप्लीट हो गया, मजा आ गया भाई। ये 1 के लाइक देखने के बाद तो मजा ही आ जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो सोंढूर जो है हसदेव बांगो बांध जो है वो बृहद सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खुड़िया डैम मनियारी नदी, खूटा घाट खारंग नदी, मिनी माता गलत, बोध घाट इंद्रावती, ये सब सही है। मिनी माता डैम जो है हसदेव नदी पे, तो कौन सा गलत हुआ? ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 गलत हो गया। खुड़िया डैम मनियारी इसी को राजीव गांधी डैम कहते हैं, खूटा घाट खारंग इसी को संजय गांधी कहते हैं, मिनी माता हसदेव बांगो डैम, बोध घाट इंद्रावती, इसका भी कुछ ना कुछ नाम देंगे बाद में, बोध घाट डैम बन जाएगा तो वहीं के किसी शहीद के नाम को दे देंगे, गुंडाथुर दे सकते हैं नाम बोध घाट को। देखते हैं कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? केलो रायगढ़ में है, सोंढूर धमतरी में है, हसदेव कोरबा में है, पैरी महासमुंद में नहीं है। पैरी जो है वो गरियाबंद, पैरी कहाँ आएगा भाई? गरियाबंद में आएगा। पैरी कहाँ जाएगा? तो गरियाबंद में आएगा। ठीक है, मामला यहाँ पर एकदम सेट है मामला। चलो बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमेलित कीजिए बाबू छोड़ेलाल श्रीवास्तव डैम। चलो भाई, बाबू छोड़ेलाल श्रीवास्तव डैम है ना, मॉडम सिल्ली डैम को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव डैम कहते हैं। और ये सिलियारी नदी पर है। रविशंकर जलाशय महानदी पर है। मिनी माता डैम हसदेव नदी पर है। वीर नारायण सिंह डैम जिसको कोडार डैम कहते हैं, ये कोडार नदी पे। तो क्या आएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन सी। संजय गांधी परियोजना खारंग नदी, राजीव गांधी परियोजना मनियारी नदी, दुधावा डैम महानदी, सिकासार डैम पैरी नदी। जल्दी जल्दी सही जोड़ी मिलाओ भाई, तब तो चैप्टर खत्म होगा। रविशंकर जलाशय महानदी, सिकासार डैम पैरी नदी, बांगो डैम हसदेव नदी, खूटाघाट डैम खारंग नदी। ठीक है, अब ये सब तो बच्चों का खेल है यार, है ना, लड़का खिलवाड़ी ये सब। नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो नया रायपुर में जल आपूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक जगह पर एनीकट बनाया गया है। टीला याद रखना, टीला नामक जगह पर। दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ के सुकमा में स्थित है। दोरनापाल पुल छत्तीसगढ़ में कहा है भाई? सुकमा में स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में निर्मित वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 8 वृहद परियोजना है। 8 वृहद परियोजना है। ठीक है, 8 वृहद परियोजना है, जिसमें से आपको याद रखना है कौन कौन सा। कुछ कोड बनाते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे ऊपर है मिनी माता, ऊपर से नीचे आते हैं। मिनी माता जोंक, ठीक है, मिनी माता डैम, जोंक व्यापर्तन, जोंक डैम। जोंक के नीचे क्या आएगा? जोंक के पहले खारंग आएगा, खारंग मनियारी, मनियारी खारंग जोंक। ठीक है, मनियारी खारंग जोंक। और नीचे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओगे तो कौन सा हो जाए? कोडार
कोडार के नीचे सीकासार, उसके नीचे तांदुला और उसके नीचे महानदी। कोडार महासमुंद में, फिर सीकासार, सीकासार डैम, पैरी जलाशय, उसके बाद तांदुला जलाशय बालोद में, और धमतरी में फिर महानदी। तो ऐसे करके 8 याद रखने हैं। टोटल 8 बृहद परियोजना है। मिनी माता, मनियारी, खारंग, जोंक, कोडार, सीकासार, तांदुला, महानदी। मिनी मनी खाजो, मिनी मनी खाए जो, कोसी, कोसी, कोड बनाना है पड़ेगा भाई। मिनी मनी खाए जो, कोस के पता नहीं, कुछ ना कुछ कोड तो बनाना पड़ेगा। आप लोग भी कुछ बता रहे हो क्या? मेरे ऊपर ही भरोसा करके रखे हो, सर बताएंगे। हो गए, बना लेना कोड। आगे 1495 लघु सिंचाई थी, गलत। ये इतना नहीं था, ये था 1945। वर्तमान में 8 बृहद, 38 मध्यम और 2514 लघु सिंचाई योजना है। ये भी गलत, ए और बी दोनों गलत हो गया, क्योंकि वर्तमान में 8, 38 और नोट कर लेना, पेज नंबर 113 में है 2514। इकोनॉमिक सर्वे का पेज 113 में है 2514 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। ठीक है, मध्यम वाला तो पूरा ही बन गया है, दोनों ही गलत है। ठीक है, ये आंकड़े सुधार के भेज दूंगा। बोध घाट परियोजना से संबंधित, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर होंगे। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 125 मेगावाट है। चारों सही, 1, 2, 3, 4, इसमें सभी कथन सही है। बोध घाट परियोजना के मैटर में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी को आपको आंसर लेना होगा, इसमें चारों ही सही है। आवाज नहीं आ रहा है? आ तो रहा है आवाज, कब आवाज नहीं आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, आंकड़ों को अभी वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, देखो बोध घाट परियोजना की नींव 1979 में रखी गई थी तथा इसे वर्ष 1991 में बिजली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1991 में ही बनना था, लेकिन आज देखो 30 साल बाद भी नहीं बना पाए। ठीक है, केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, गलत। मोरम सिल्ले डैम 1953 में हुआ था, सही। पैरी परियोजना धमतरी जिले में है, गलत। दुधावा 1962, सही। 2 और 4 सही है, क्योंकि केलो रायगढ़ में है और पैरी जो है वो गरियाबंद जिले में है। केलो रायगढ़ में है और पैरी जो है वो गरियाबंद जिले में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक भूजल उपलब्धता सबसे कम है? तो आप जानते हो भूजल उपलब्धता सबसे कम किस में होगा भाई? छत्तीसगढ़ कवर्धा में होगा। आंसर क्या लोगे? छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में शुद्ध वार्षिक जल उपलब्धता सबसे कम है? तो कवर्धा जिले में सबसे कम। ठीक है, किसमें? कवर्धा जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है नहरों से, तालाबों से, कुओं से या नलकूपों से। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य स्रोत जो है वो क्या है भाई? नहर है। ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है भाई? नहर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत हमारे यहाँ क्या है भाई? नहर।
क्योंकि नदी है तो नदी से बहुत सारे नहरें बनाई गई हैं। सबसे ज्यादा सिंचाई स्रोत सुनिश्चित नहरें और नलकूपों से होता है कि तालाबों से होता है? बताओ भाई, सिंचाई जो है हमारे यहाँ नहरों से होता है कि नलकूपों से होता है? ज्यादातर सिंचाई किससे होता है हमारे यहाँ, नहर या नलकूप या दोनों? ठीक है, तो नहरों और नलकूप से ज्यादा सिंचाई होता है, 1 और 2 सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा नहरों से, उसके बाद नलकूपों से, फिर तालाब से, फिर कुओं से। तो आंसर क्या आएगा? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। ठीक है, आंकड़ा बता देता हूं आपको, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं का। लिख लोगे क्या? वर्तमान आंकड़े लिख लो। नहरों से, नहर से 56.96%, नलकूप से 40.52%, तालाब से 1.63% और कुओं से 0.87%। ये है भाई सिंचाई क्षमता। नहरों से 56% है, 56.96, नलकूप से, नलकूप से 40.52 है और तालाब से 1.63 और कुओं से 0.87%। ठीक है, ये पुराने आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है? तो सब मैं लिखाते जाता हूं, है ना, याद रखना। देखो, सबसे अधिक इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हेडिंग डाल लो, ठीक है, और उसके हिसाब से लिख लो। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से सबसे अधिक जो सिंचित क्षेत्र हैं, ठीक है, वो आंकड़े बदल चुके हैं। सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है, प्रतिशत जांजगीर है, याद रखना प्रतिशत कहाँ है, तो प्रतिशत जांजगीर है 90%। तो न्यूनतम दंतेवाड़ा सुकमा, है ना, सबसे अधिक है, तो न्यूनतम परसेंट याद रखना। अधिक वाला आपने पढ़ लिया क्या, जांजगीर, और न्यूनतम याद रखना दंतेवाड़ा और सुकमा। जांजगीर है 90% और दंतेवाड़ा सुकमा है 0%। ठीक है, अभी आंकड़ा दिखा नहीं पाऊंगा, टाइम लग जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, सीधा आपको जो है आंकड़ा लिखवा देता हूं, तो आप लिख लो इसको, याद रखना। तो सिंचित प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के हिसाब से जांजगीर है और न्यूनतम प्रतिशत जो है वो दंतेवाड़ा सुकमा होगा। ठीक है, सिंचित के प्रतिशत के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बेमेतरा और दंतेवाड़ा है। ठीक है, अगर सबसे अधिक प्रतिशत पूछा, ठीक है, और अगर सिंचित क्षेत्र पूछा, ठीक है, अगर सिंचित क्षेत्रफल पूछा, ठीक है, क्या पूछ ले आपको, सिंचित क्षेत्रफल पूछ ले, तो अधिक और न्यूनतम याद रखना। सिंचित क्षेत्रफल के आधार पर अधिक जो है वो बेमेतरा में है, क्षेत्रफल याद रखना 2065 हेक्टेयर। ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। और सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा 30 हेक्टेयर, दंतेवाड़ा याद रखना 30 हेक्टेयर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। और प्रतिशत के आधार पर पूछा तो जांजगीर सबसे ज्यादा होगा और दंतेवाड़ा सुकमा सबसे कम होगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, बाकी और जो बनेगा वो आगे बता देता हूं। सिंचाई अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में शामिल होता है? तो सिंचाई अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में शामिल होती है। कौन से क्षेत्र में? कृषि में। छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया
दंतेवाड़ा और सुकमा, है ना, सबसे कम सिंचित जिला है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर नहीं पूछ रहा है तो हम क्या लेंगे आंसर, दंतेवाड़ा। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो सुकमा और दंतेवाड़ा दोनों है। ठीक है, अभी पढ़े ना दंतेवाड़ा 30 हेक्टेयर। किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो सुविधा की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ऐसा कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर सिंचाई सुविधा सबसे कम है? तो याद रखना दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में सिंचाई सुविधा सबसे कम है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य के कितनी सिंचाई योजना शामिल है? तो 3 है। कौन कौन सा? मनी, खा, के। मनी से मनियारी, खारंग, केलो। मनियारी, खारंग, केलो, याद रखना मनियारी, खारंग, केलो। मनियारी का जो क्षेत्रफल है वो 11,515 हेक्टेयर है और खारंग का 8,300 है और केलो का आपको बताया ही था 22,810 हेक्टेयर है। ठीक है, तो ये मनियारी, खारंग, केलो याद रखना 3 शामिल किए गए हैं। मनियारी 11,515, खारंग 8,300 और केलो 22,810। मनी, खा के याद रखना। तो किसी सिंचाई योजना में पूरे भारत में 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ का कौन सा है? तो इसमें से छत्तीसगढ़ के 3 को शामिल किया गया है। 3 को छत्तीसगढ़ के 3 शामिल किए गए हैं। इसके अलावा कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है? तो मनी, खा के, केलो, मनियारी, खारंग, केलो। कौन सा शामिल नहीं है? तो मनियारी, खारंग, केलो है। शिवरी नारायण शामिल नहीं है। शिवरी नारायण शामिल नहीं है। कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना में शामिल नहीं है? तो मनी, खा के है, सारा डी नहीं है। कोड याद रखना, एग्जाम में आपके काम आएगा। राज्य बनने के बाद मार्च 2024 तक सिंचाई क्षमता का निर्माण कर लिया गया है। तो कितने प्रतिशत सिंचाई क्षमता का निर्माण कर लिया गया है? तो याद रखना ये निर्माण कर लिया गया है 21.76। ठीक है, याद रखना सिंचाई क्षमता जो है वो 21.76 है। इसके लिए एक आंकड़ा याद रखना कि राज्य गठन के समय सिंचाई क्षमता जो थी वो 13 दूनी 26 होता है, लेकिन 28 याद रखना लाख हेक्टेयर थी। कितनी भाई? लाख हेक्टेयर, जो कि 2024 में हो गया है 21.76 लाख हेक्टेयर। तो बढ़ा कितना, वृद्धि कितना हुआ, ये भी एग्जाम में पूछता है। याद रखना 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है भाई? 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, याद रहेगा कितने की वृद्धि हुई है भाई? 8.48 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ठीक है, सितंबर याद रखना, ये सितंबर 2024 तक के आंकड़े हैं। सितंबर 2024 ये आंकड़ा आपके काम आएगा, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सितंबर 2024 तक कुल कितने हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वृद्धि पूछा, मतलब 8.48, अभी बताया ना 8.48 लाख हेक्टेयर, 8.4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है सितंबर 2024 तक। सिंचाई क्षमता के द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत सिंचाई पर भूमि उपलब्ध है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में सिंचाई का प्रतिशत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना 39.27, 39 पॉइंट, याद रखना 39.27% हो गया है। अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपको इकोनॉमिक सर्वे से ये सिंचाई वाले टॉपिक का कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा मैं कवर करा दे रहा हूँ। मतलब वैसे भी इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ उसमें करंट डेटा बता देता हूँ साथ में, तो आपको अलग से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिल्कुल इसको आसानी से कवर कर सकोगे। ठीक है, तो समस्त सिंचाई स्रोत के द्वारा कितना है भाई? तो 39.27% है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ आंकड़े और है, बोलो तो लिखवा देता हूं। बोलो भाई, लिखवा दूं? बोलोगे तो लिखवा दूंगा, बोलो। कुछ कुछ करंट के डेटा हैं।
चलो कुछ कुछ करंट डेटा है वो लिखवा देता हूं, जैसे ठीक है, ऐसा होता है ना हमारे साथ, पढ़ते नहीं है हम, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर ढूंढते रहते हैं कि कहां से आ गया। देखो मिनी माता हसदेव बांगो डैम के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं मैं आपको, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि बिना क्वालिटी बढ़ाए ये दिखेगा तो नहीं आपको, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तभी आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो फटाक से क्या करो, क्वालिटी बढ़ा लो, तब ये आपको दिखेगा कि मिनी माता हसदेव बांगो डैम जो है एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है और इसके बांध के नीचे 42 किलोमीटर पास में कोरबा के पास बैराज निर्माण किया गया है, कंप्लीट है वो। याद रखना इस परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले। पहला तो ये याद रखना है कि कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के कितने गांव पूछ सकता है एग्जाम में, तो 923 गांव में सिंचाई सुविधा लाभान्वित है। कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले का 923 गांव, ये याद रखना है, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ का 923 गांव। और इसकी जो निर्मित क्षमता है वो खरीफ फसल के लिए 2,47,616 हेक्टेयर और रबी फसल के लिए 1,73,180, टोटल मिलाकर 5,20,796 हेक्टेयर। तो आप जो पढ़ते हो ना, 4,20,580 पढ़ते हो ना, वो आपका टोटल जो मिलाकर है वो 4,20,796 है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर आपका क्वेश्चन में इसमें पढ़ना, कोरबा जिले को भी फायदा हो रहा है, जांजगीर चांपा को भी फायदा हो रहा है, शक्ति उससे अलग हुआ है, शक्ति जिले को भी फायदा हो रहा है और रायगढ़ जिले को भी फायदा हो रहा है। तो चौथा जिला शक्ति भी इसके लिए याद रखना, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केलो परियोजना, ठीक है। केलो परियोजना तो वही प्रधानमंत्री वाले में आता है, 22,810 हेक्टेयर, 22,810 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। एक इंपॉर्टेंट रहने वाला इस बार सिद्ध बाबा जलाशय, सिद्ध बाबा जलाशय पूछ सकता है कहां है, तो ये खैरागढ़ छुई खदान, गंडई जिले के तहसील एवं विकासखंड छुई खदान के गांव उर्तुली के समीप लामती नदी पर प्रस्तावित है। लमती नदी याद रखना, सिद्ध बाबा जलाशय, लमती नदी, छुई खदान, उर्तुली ग्राम, छुई खदान, खैरागढ़ जिला, ठीक है, खैरागढ़ जिला, ये याद रखना। लमती नदी पूछ सकता है, सिद्ध बाबा जलाशय किस नदी पर प्रस्तावित है, तो क्या आंसर लोगे, पता रहेगा तब ना आंसर लोगे, कि बिना जाने ही आंसर ले लोगे भाई, पता रहेगा तभी आंसर ले पाओगे, सीधी सी बात है ना। और इसके तहत कितना क्षेत्र पे सिंचाई प्रस्तावित है, तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो इसी के आगे पेज नंबर 115 16 में है ये इकोनॉमिक सर्वे के, कि जलाशय के निर्माण से विधानसभा खैरागढ़ के 19 ग्राम, जिला बेमेतरा के अंतर्गत साजा के 11 ग्राम और दुर्ग जिला के अंतर्गत विधानसभा साजा के 4 ग्राम, मतलब टोटल 34 ग्राम के 1840 हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होगा, सिंचाई सुविधा होगा। तो इसका सिंचाई क्षमता, सिद्ध बाबा जलाशय का जो सिंचाई क्षमता है वो 1840 हेक्टेयर है। सिद्ध बाबा जलाशय का सिंचाई क्षमता याद रखना, सिद्ध बाबा जलाशय का सिंचाई क्षमता 1840 हेक्टेयर, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको आंकड़े बता रहा था ना, ये पेज नंबर जल संसाधन, देखो ये टॉपिक लिखा हुआ है बिल्कुल, जल संसाधन, पेज नंबर आपका 113 में है। यहां पर याद रखना छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 137 लाख हेक्टेयर है, इसमें से लगभग 44.57% पर वन आच्छादित है और जल संसाधन से संपन्न राज्य है। और अभी तक अगर देखा जाए तो सिंचाई क्षमता जो सृजित की जा चुकी है, राज्य गठन के समय 3 वृहद, 29 मध्यम और 1945 लघु सिंचाई योजनाएं थे और टोटल 13.2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता थी हमारे पास, जो कि 8.8 लाख हेक्टेयर बढ़कर
जो कि 8.8 लाख हेक्टेयर, इसमें जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा, वर्तमान में हो गया 21.76 लाख हेक्टेयर हो गया। तो यहीं से पढ़कर हम भी आपको आंकड़े बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें प्रदेश की, वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता जो है वो 39.27% हो गया है। कितना हो गया है, 39.27%। और वर्तमान में 8 वृहद, 38 मध्यम और 2514 लघु सिंचाई योजना और 30 नलकूप और 897 एनीकट निर्मित है, जिसमें से 4 बनने बाकी हैं वृहद वाले। मध्यम तो पूरा बन चुका है, याद रखना, मध्यम पूरा बन चुका है। 365 लघु सिंचाई वाला बनना बाकी है। 30 नलकूप में एक बचा है बनाना। 897 में से 292 एनीकट बनना बाकी है। तो यहां पर निर्मित और निर्माणाधीन 8 वृहद बनाए जाएंगे, 38 मध्यम तो बन चुके, 2514 लघु सिंचाई बनाए जाएंगे, ठीक है। 2514 में से 365 बचा हुआ है बनना। 30 नलकूप योजना जिसमें से एक बचा हुआ है। 897 एनीकट में से 292 एनीकट बनाना बाकी है। और 8 वृहद में से 4 वृहद डैम बन चुके हैं। तो ये आंकड़े आपको यहां से देखना होगा, ठीक है। कहीं से मैं पढ़ा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैं बता रहा हूं, देखो आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है। आपको इतना मोटा जो 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे का बुक है, इसको नहीं पढ़ना है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उसी का डाटा ले लो भाई, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर साल मैं, जैसे अगले साल फिर जब नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना 25-26 का, तो उस समय फिर मैं क्या करूंगा, आपको फिर से ये डेटा बदल कर बता दूंगा। तो मैं हर साल जो है छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, इकोनॉमिक्स हो, भारत का अर्थव्यवस्था हो, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हो, उसमें क्या करता हूं मैं, आंकड़े बदल देता हूं। आप लोगों का, आप जानते हो एप्लीकेशन में आपका कोर्स जो है आपको किस तरह से हेल्प करता है, इसी तरह से तो हेल्प करता है, जहां पर आपको नई नई चीजें मिलती हैं, अपडेटेड चीजें मिलती है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे चेंज होता है और आपको कोई बताएगा नहीं कि आप यहां से जाकर पढ़ लो करके, बताए। अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो ना, तो पीडीएफ एप्लीकेशन में डाला हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। पीडीएफ आपका एप्लीकेशन में मैंने डाला तो था, देख लेता हूँ पहले खुद, है ना डला है कि नहीं। पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में डाल के रखा है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ डला हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट ना, देखना, दिखाता हूँ भाई पीडीएफ कहाँ डाला हुआ है। जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाओगे ना, तो आप देखोगे, आ गया, रुको फिर से स्टार्ट करता हूँ, तब शायद कनेक्ट हो जाए तुरंत, ठीक है। जैसे कनेक्ट होगा मैं दिखा देता हूँ पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे का। वहां से आप क्या है ना, उस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर मैं आपको बता ही देता हूँ। तो आप सोचो कितना आसान हो जाता है आपके लिए चीजें, क्योंकि पेज नंबर तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है। तो जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, तो नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पर देखो फ्री मटेरियल है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर ट्रिपल लाइन क्लिक करके भी फ्री मटेरियल क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे फ्री मटेरियल है, इसमें क्लिक करता हूँ और क्लिक करके स्टडी मटेरियल है। तो स्टडी मटेरियल में आप देखो ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा हुआ है, ये इकोनॉमिक सर्वे डाला हुआ है 2024-25 का। इसको क्लिक करोगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे दिख जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे दिखने लगेगा, ठीक है। क्लियर है भाई मामला। तो यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा कोई सिलेबस का पीडीएफ मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा एडियो फ्री पीडीएफ भी अपलोड है मेरे क्लास वाले में। रीजनिंग, छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी का मैपिंग, इंडियन हिस्ट्री, एडियो का फ्री पीडीएफ, परिचारक का, हॉस्टल वार्डन का, करंट अफेयर का, ये सब सारी पीडीएफ जो है, ये सब आपको फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिलता है। बाकी आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट सीरीज में, शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती में, सीजी एग्जाम में क्लिक करोगे तो अभी अभी जो है, जो आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, है ना, जो भी बच्चे क्या कर रहे हो, आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव मिलेगा और 40 दिन में आप जोरदार तैयारी कर सकते हो। अगर थ्योरी क्लास चाहिए तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आबकारी के लिए। परिचारक की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कोर्स हो 199 में मिल जाता है आपको। पीएससी व्यापम 299 में मिल जाता है, ठीक है।
नगर सेना का देखो ये फाइटर बैच है जिसमें मैथ्स रीजनिंग को स्पेशली पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका नगर सेना का तैयारी हो सके। 199 में ही मिल जा रहा है। आमीन का बैच है, एडीओ का बैच है। आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना हो आप देख रहे होगे 199 रुपए में ही आपको सब मिल जाता है। सब इंस्पेक्टर का ऑब्जेक्टिव हो, प्रयोगशाला परिचारक का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बताया है। साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो 17 जून से चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुलिस आरक्षक का भी ऑब्जेक्टिव आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी आपको एग्जाम दिलाना हो तो यहाँ पर सीएमओ का कोर्स, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी है ना, फॉरेस्ट गार्ड, ये सारा व्यापम, मेंस, प्री प्लस मेंस, ग्रंथपाल का कोर्स, ये सब है आपके पास। ये आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो फिलहाल परिचारक का है, आबकारी आरक्षक का तैयारी कर सकते हो, आमीन का तैयारी कर सकते हो, नगर सेना का, क्योंकि ये सब एग्जाम अभी होने वाले हैं। ठीक है, सर्वे में क्या पढ़ना है तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में सारे ही टॉपिक क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें हम तो इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इकोनॉमिक सर्वे ऑन करते हो तो शुरू का जो पेज है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से फंसता है। पेज नंबर मैं बता देता हूं आपको। पहला चैप्टर कौन से पेज में है भाई, पहला चैप्टर जो है वो पेज नंबर 3 से 10 तक है। इकोनॉमिक सर्वे का आप पीडीएफ तो डाउनलोड कर ही लोगे, तो उसका प्रिंट कहां कराना बता रहा हूं। पेज नंबर 3 से 10, इसमें सारे करंट डेटा दिए हुए हैं। करंट डेटा, इससे क्वेश्चन फंसता ही है पेज नंबर 3 से 10 वाले में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेज नंबर 3 से 10, लेकिन उसमें अंडरलाइन कर करके पढ़ना होगा, या फिर मैं अंडरलाइन करके तो रखा हूं, आपको पीडीएफ भेज दूंगा, तो उससे क्या है आप भी समझ जाओगे किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आप भी समझ सकते हो, आसान है। ठीक है भाई, चलो वो पेज नंबर 1 में जब आप पढ़ोगे ना तो पेज नंबर 3 से 10 में इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार की भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो आज का छत्तीसगढ़ का प्रशासन का जोरदार क्लास होने वाला है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा सब एक साथ हम कवर कर लेंगे रात 8 बजे। हो सकता है मैं 7 बजे आ जाऊं कल टाइप, लेकिन कोशिश रहेगी कि 8 बजे तक ही आऊं, लेकिन अगर मेरे को लगा जल्दी लेना चाहिए तो 7 बजे तक भी आ जाऊंगा। तो अब मिलेंगे हम कल, चलते हैं। जय हिंद कमेंट करते हुए।